Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sita 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 Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai 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 Ram Sita 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 Ram. Hare Krishna. We are near Hyderabad new airport, Shamshabad, near that. This area is very beautiful. It's open grazing land. We have come here to meet our friend Mr. Kiran Piparia ji in his Goshala. He's one of the prominent Go Bhaktas here. He's doing very good Go Seva. He has two varieties of cows. One is Gir, another is Pungunur. Now, Piparia Sahab will tell us more about his love for cows and how he takes care of them. किरण जी, आप हमें आपकी गायों के बारे में बताइए और पुंगनूर के बारे में जो आपके पास है बहुत बढ़िया है, उसकी हिस्ट्री क्या है और किस तरह से वो आपके पास आई है, उसका रिजल्ट क्या है, बताइए जरा। जय गौ माता। ये मेरे पास में यहाँ से एक 20-30 किलोमीटर आगे गौशाला है, वहाँ पर ये गाय आई थी आज से 4-5 साल पहले। तब हमने इसको वहाँ से गौशाला से एडॉप्ट किया। उसके बाद में इसको ब्रीडिंग के लिए हम यहाँ लेके आए। इसमें पुंगनूर और मल्नाड गिड्डा नाम की शॉर्ट ब्रीड मिक्स है, बताते ब्रीडर्स। मेरे को तो इंटरेस्ट था पुंगनूर ब्रीडिंग में, तो मैंने इसको लेके वहाँ से 55 नंबर का बुल का सीमन यूज़ किया, तो इसकी बछड़ी ये आई मेरे पास में। तो जब इसको मैं लाया था तो सब बोले कि ये पुंगनूर थोड़ी है भाई, क्या लेके आए आप, ये कुछ नहीं है बोले। तो हमारे को उनके बातों से मतलब नहीं था, हम तो प्योर सीमन हमारे को अवेलेबल था गवर्नमेंट का गुंटूर में लैम्प फार्म में। फिर हम वो सीमन यूज़ किए, इतना सुंदर रिजल्ट है हमारे पास में। जितने भी ब्रीडर मेरे पास में आए किसी ने इसको नाम नहीं लगाया। इसके डिस्टेंस जो पैर में जो डिस्टेंस है माँ के बहुत कम है, ये सामने के 2 पैर और पीछे के 2 पैर। पर हमारे सीमन में जो गवर्नमेंट के फार्म से हर बड़ा सुरभि इसका डिस्टेंस ज़्यादा आया, इसका फेस बराबर आया, इसका बैक आया, इसमें ब्रीडिंग का हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। फिर इसको हमने 21 नंबर बुल का सीमन दिया, उसका ये बेटा हुआ हमारे पास में। इसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है मगर इसका कोई ये नहीं है, तो फिर भी इसका हाइट थोड़ी ज़्यादा है मगर इसके कैरेक्टर्स पूरे अच्छे आए। तो ये हमारे पास इतना अच्छा रिजल्ट है। बोलना ये था कि हमको पुंगनूर के बारे में कि आजकल आंध्रा में ब्रीडर लोग बहुत ज़्यादा, आंध्रा हो या बाहर हो, इसके नाम पे लूट मची हुई है पुंगनूर के नाम पे। तो इनके बेकार के बातों में कोई मत जाइए, अपन खुद ब्रीडिंग करिए, कोई भी शॉर्ट गाय खरीद के लाइए कहीं से, अच्छे नंबर के बुल के सीमन यूज़ किए तो अच्छा रिजल्ट आएगा आपको, ये मेरा बोलना है। क्योंकि अभी इसका एक और बेटा है जो यहाँ नीचे बैठा है। कितना दिन का हो गया ये बहुत से बहुत 10 दिन का है ये 10 दिन पहले ही बच्चा दिया इसने। अभी तक इसने मेरे पास 3 बच्चा दिया, एक बेटी है 2 बेटे हैं इसके, एक बेटा वहाँ पीछे में है इसका, व्हाइट चारा खड़ा है, व्हाइट वाला वो अंदर चारा खड़ा है, वो हाउस के अंदर पैर रख के खड़ा है ना, वही इसका बेटा है।
तो अब यहाँ से आगे एक गाँव है, वहाँ पर ब्रीडिंग के लिए जाने वाला है बच्चा। वो मेरे मित्र का फार्म है, तो वहाँ पर जाएगा ये बच्चा। तो ये पुंगनुर की खास बात क्या है कि 5 लाख दो, 6 लाख दो, ये जो बाता बना रहे लोग, इतना सब जरूरत नहीं है। कहीं से भी बहुत सारी गाय मिल जाएंगी शॉर्ट ब्रीड की। तो आप अच्छा सा सीमन यूज़ करो, इसका रिजल्ट अच्छा है। क्योंकि ऐसे लोगों के चुंगल में ना फंसो, खुद करो। हमारे पास तो रिजल्ट है साहब, ये सामने है आपके। कितना लीटर दूध दे रही है आपकी? अभी ये जो गाय थी, हमारे अंदाज से तो पूरा अगर दूध निकालेंगे तो दिन में आधा लीटर निकलेगा बहुत से बहुत। क्योंकि इसका लालन पालन कैसे आदमी ने क्या कोई पता नहीं। हम जब ब्रीडिंग करें तो इसकी जो बछड़ी है, इसने पूरा दूध पिया माँ का। अब ये बछड़ी अगर हम दूध निकालेंगे तो दिन में 2 लीटर के ऊपर जाएगी, ये मेरी गारंटी है। मगर मैं दूध निकालता नहीं इसका, क्योंकि इसका जो बछड़ा है वो मैं ब्रीडिंग को देना चाहता हूँ, इसलिए इसका दूध पूरा पिला रहा हूँ बछड़े में। हमने कभी इसका दूध नहीं निकाला, मगर इसका अड्डर की जो साइज़ है और जब बच्चा दिया उसका हम अंदाज लगा लिए। एक दिन दूध निकाल कर देखे 1-2 थन से, तो उससे हमको पता चल गया कि इसकी एल्ड बड़ी है। तो हमारे ब्रीडिंग का रिजल्ट आया है पुंगनुर में। इसमें भी 9 मंथ्स का ही साइकिल है या इसमें डिफरेंट है छोटी गायों में? 9 महीने ही है, बस 9.5 महीने, जो 9 महीने जो डिफरेंस है बछड़े का और बछड़ी का, बस वही है जो कॉमन देसी गायों में सब में है। क्या है वो 9 महीने में बछड़े ही आते हैं क्या? 9 महीने में बछड़ी होती, 9.5 महीने में बछड़ा होता ना। तो सेम वैसा ही है इसमें भी। 9 महीने 9 दिन के अंदर जो है ना बछड़ी आना है ना, तो सबके जैसा इसमें भी वही कॉमन है। अगर बछड़ा है तो फिर थोड़ा 10-15 दिन आगे है, सेम है इसमें। सेम कॉन्सेप्ट सब में सेम होता है। और भी कुछ बताना चाहेंगे आप अपनी इन गायों के बारे में, गिर गायों के बारे में? एक आप कब लेके आए यहाँ पे भी इसमें भी आप बछड़े को दूध ज़्यादा पिलाते हैं क्या? ये देखिए अभी मेरे पास में ये गाय 4 लैक्टेशन से है। इसके पहले यहाँ से हम लोकल में खरीदे थे हैदराबाद में, 4 साल पहले की बात है। तो इसके 2 बछड़े और 2 बछड़ियाँ हुई मेरे पास में। तो अब हम एक नया ट्रायल कर रहे हैं गाय पे। हमेशा तो हम सभी को 2 थन दूध पिलाते हैं, मगर इस बार हमने एक नया सोचा कि ये जो बछड़ी है, गाय जब दिन में जंगल चरने जाती ना, तो ये माँ के साथ जाएंगी सुबह में और शाम तक ये दूध पिएगी माँ का। और जो रात में हम उसको अलग करेंगे तो जो सुबह का दूध बचेगा तो वो हम लेंगे। तो इसमें हमारा अंदाज़ ये है, क्योंकि हमारा भी ट्रायल है ये, और दूसरे बछड़ियों में इसमें क्या फ़र्क है ये हमको अलग से अभी लग रहा, क्योंकि बछड़ी की ग्रोथ जल्दी बढ़ रही। ये 25 दिन से 1 महीने के अंदर की बछड़ी है। तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, इसका डिटेल मेरे पास लिखा हुआ है। तो ये बछड़ी सुबह से पूरा दूध पीती है माँ का, अभी तक पी रही है, आपके सामने ही है। अब हम सिर्फ सुबह दूएंगे इसको अभी, क्योंकि रात में अलग करेंगे। तो सुबह में इसकी माँ हमारे पास 6 लीटर से 5 लीटर मैक्सिमम दूध कर रही है गाय। इसके पहले 4 लीटर एक टाइम का था। मतलब सिर्फ एक ही बार दूध निकालते हैं आप? हाँ, इसका एक बार निकाल रहा हूँ, बाकी सब गाय का 2 थन निकालते हैं हम, और 2 थन बछड़ी को पिलाते हैं। ब्राजील में भी एक ही बार निकालते हैं। अच्छा, मगर इसलिए उनकी ब्रीड्स इंडियन ब्रीड से ज़्यादा बेटर हो रही है। हाँ, यही आपसे भी एक बात सुना था, और मेरे कुछ और मित्र लोग वो लोग भी बताए थे भाई इसका रिजल्ट ऐसा ऐसा है। तो मैंने सोचा भाई क्यों नहीं अपन ट्रायल करो, क्योंकि बछड़ी जब जंगल में जा रही है तो वो दिन पूरा दूध पी रही है माँ का, और उसकी दिन पूरा वॉकिंग हो रही है जंगल में उसकी। तो लाजमी है उसका हाजमा बढ़ेगा, दूध पचाने की शक्ति बढ़ेगी, और भी खाने को मिलता है। हाँ, उसको थोड़ा बहुत जब चारा खाना स्टार्ट करेंगी तो हरा चरने को मिलेगा और जल्दी मिलेगा। और दूसरे में उसकी माँ जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्रोडक्शन करेगी, इसलिए कि बछड़ी हर 1 घंटे में दूध पिएगी। उसका जैसा जैसा दूध पिएगी तो माँ को उसकी बछड़ी के लिए दूध बनाना होता है, तो वैसे ही माँ दूध बनाते जाएगी। तो उसका रिजल्ट गाय के दूध बढ़ने में भी आएगा हमको। तो ऐसा हमारे को मालूम पड़ा, तो हम वैसे ही उस पर हम कर रहे हैं रिजल्ट, देखते हैं। मगर अभी तो अच्छा ही रिजल्ट है, एक टाइम में 6 लीटर तो दे रही है गाय। और इसका वैसे नॉर्मल कैपेसिटी कितना है इस गाय का, नॉर्मल गाय का? मेरे पास में तो पहले कभी भी जब भी इसने दूध दिया तो 10 लीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं गया। 2 थन अगर 2 टाइम अगर निकालते थे, सुबह 2 थन या शाम में 2 थन हम निकालते थे, तो 10 लीटर के ऊपर कभी दूध नहीं गया इस लैक्टेशन में। शायद इससे पहले कितने बच्चे थे पता नहीं, मगर मेरे पास में तो 4 बच्चा दिया इसने। अभी 6 लीटर एक टाइम का दूध आ रहा, और 6 लीटर बछड़ी पी रही है दिन पूरा। तो उसका मतलब तो 2 लीटर तो बढ़ गया मेरे पास में। इसका तो रिजल्ट अभी है सामने। तो सेम में आगे में मेरे पास और 2 प्रेग्नेंट बछड़ियाँ हैं, जो मेरे पुराने सांड से, शंभू नाम का सांड था, उससे गाभन हुई थी। अभी वो 7-8 महीने प्रेग्नेंट है। मैं उन पर भी वही करने वाला हूँ अभी आगे, तो उनको जब डिलीवरी होगी मेरे पास।
ओके, तो एक कंसेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे 2/3 दूध कम से कम बछड़ा पी सकता है। हाँ, मैक्सिमम 50% तो हम कैसा भी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश रहती क्योंकि है। आपका खाली एक ही बार निकलता है ना दूध, हाँ तो जितना दूध बाकी है वो बछड़े को भी मिल रहा है। हाँ, बाकी और 2 थन निकालने के बाद में भी फिर बच्चा छोड़ के फिर से हम नहीं बनाते बच्चे को। अपने अर्थशास्त्र में लिखा है जी कि अर्थशास्त्र में लिखा है महादेव ने जी कि जो आदमी बछड़े को माँ का 2/3 दूध नहीं पीने देता जी, उसका अंगूठा काट देना चाहिए। ये तो बात बहुत अच्छी है, सही है, और ये मैं मानता हूँ इस बात को। मगर आज का ज़माना ऐसा है कि इंसान इतना लालची हो गया है ना, तो उसकी हद पार हो गई। पहली बात तो एक बात बताऊँ कि हमारे हिस्से में कुछ दूध है ही नहीं गाय के पास, सिर्फ उसके बछड़े के लिए दूध है। वो जो 2/3 की बात बोले, जो बचा बाकी का, वो हम चुरा रहे हैं उससे दूध, हम चोर है। मगर फिर भी गाय हमारे धर्म के हिसाब से हमारी माँ है, तो हमारा हक बनता है कि उसका दूध हम निकाल सकते और उसके बछड़े का आधा और आधा हमारा। तो ये हिसाब से कोई गलत नहीं है, और उससे गौ का संरक्षण भी होगा। और आधा दूध पीने के बाद में आपका लॉस तो है नहीं ना, क्योंकि जो बछड़ी आपकी डेवलप हो रही है वो कॉमन में 4-5 साल में डेवलप होगी। अगर जब आधा दूध पीगी तो 2-2.5 साल में आपको बछड़ी तैयार हो जाएंगी। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, जहाँ 4 साल वेट करने के बजाय 2.5 साल में आएंगी। फिर उसकी बछड़ी जैसा जैसा आगे पींगी तो उसका दूध बढ़ते चले जाएंगे आगे। ये तो पक्का बात है। सेम ऐसा ही काम हमने एक देसी गाय में किया, जो उसकी बछड़ी थी, हम उसको पूरा दूध पिलाया। आपको मैं बताता हूँ बछड़ी को, गाय को, ये वाली गाय है, ऐसे आना, ये सामने जो गाय है देसी काली वाली, हाँ नहीं लाल है, ये लाल कंदार बोलते मिक्स है इसमें, और महाराष्ट्र की लोकल ब्रीड है इसमें। यहाँ पे बाजार लगता है जहीराबाद के पास में, वहाँ से हम इसकी मदर को लाए थे। इसकी मदर दिन में 5-6 लीटर दूध करती थी, तो इसको भी हमने अच्छा दूध पिलाया। इसने भी 7-8 लीटर दूध किया। इसकी जो बेटी मेरे पास में हुई थी, लोकल सांड की थी देसी, फिर उसको हमने पूरा दूध पिलाया टोटल, तो उसकी बछड़ी इतनी दूध की बनी। हमारे यहाँ पे एक रंगीत साहब बोल के एडवोकेट है, उनको वो बछड़ी मैंने गोदान में दी, तो और वो उन्होंने हमेशा मेरे को उसकी तारीफ़ ही की है कि भाई जितने भी टाइम निकालो तो दूध उतना ही निकलता है, चाहे दिन में 3 बार निकालो, दिन में 4 बार निकालो, तो सुबह जितना है तो मतलब 4 बार भी निकालो तो उतना ही दूध है, 2 बार निकालो तो भी उतना ही है। मतलब कि जैसा दिन में सुबह 4 लीटर दूध दिया उसने, तो दोपहर में निकाल लो फिर 4 है, शाम में निकाल लो 4 है। अगर मान लो सिर्फ 2 टाइम निकाले तो 4 ही है। मतलब निकालते जाओ तो दूध बनाते जाती, क्योंकि उसका अड्डर छोटा है तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है निकालने से, तो वो रिजल्ट हमारे पास में आया। तो उनके पास में उसकी बछड़ी भी है अभी। यहाँ से आगे करीमनगर बोल के गाँव है मंथनी, वहाँ पर वो बछड़ी है, आप जाके उनसे मिल सकते हो। हैदराबाद के ये एडवोकेट है, वो गौरक्षा के केसेस वगैरह देखते। तो वो उसकी बेटी तो वहाँ पर शांत हो गई, मगर इसकी जो नवासी है वो उनके पास में आज भी जिंदा है। अभी शायद अभी नेक्स्ट प्रेगनेंसी है इसका, अभी मेरे गिर के सांड से प्रेग्नेंट हुई इस बार ये। आपने कुछ बहुत सारे सॉल्यूशन बताए थे मैस्टाइटिस के लिए और भी अलग प्रोलैप्स के लिए, अलग अलग नुस्खे, देसी नुस्खे जो ठीक करने के लिए, तो उसमें से कोई सॉल्यूशन बता सकते हैं, कोई बीमारी जो आप लोकल सॉल्यूशन यूज़ करते गाय की बीमारियों के लिए? अभी मेरे पास में 4 गाय को मैस्टाइटिस हमने पूरा 100% क्योर किया। इसमें ये गाय है और ये सामने है मेरी, ये मेरी गाय 15 लीटर के करीब एक दिन का दूध है इसका, खिलड़ी। तो इसका मैस्टाइटिस आया था 1 थन में, तो हम एंटीबायोटिक यूज़ करें, रिज़ल्ट नहीं आया, तो मैं एक दूसरा देसी फार्मूला ट्रायल किया। और हमेशा मैं, जो पुराने लोग हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, मुझे एक बात ध्यान रखिए, जहाँ पर भी पुराने ब्रीडर या जो बुजुर्ग लोग रहते गांव में, तो उनसे हमेशा चर्चा करिए बीमारी के बारे में, तो वहाँ आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलेगा, क्योंकि दवाई उनकी एक्सपीरियंस अच्छी होती है। तो मैं ऐसे ही एक पाकिस्तान के ब्रीडर से सवाल किया था, सहीवाल के, कि भाई मेरे को एक दवाई बताओ। मैं जहाँ भी जाता हूँ किसी से भी यही सवाल करता हूँ, मैस्टाइटिस, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान अगर डेयरी फार्मिंग, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में अगर है, तो ये मैस्टाइटिस ही बीमारी जो गाय को बर्बाद कर देती। तो मेरा बोलना ये है कि मैस्टाइटिस के लिए हमने दवाई ये की कि 100 ग्राम मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर 100 ग्राम, 100 ग्राम्स, उसके साथ में 100 ग्राम ऑनियन पेस्ट, जो प्याज होती है ना, उसका पेस्ट बनाए मिक्सर में, उसमें पानी नहीं मिलाना है प्याज में, डायरेक्ट मिक्सर में आपको ग्राइंड करना है। और उसमें होगा 150 ग्राम नमक लेना है आपको,
रॉक सॉल्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। पाउडर जितना ज़्यादा पाउडर बारीक रहेगा तो उतना अच्छा, या नहीं है तो सादा नमक ले लो, उसका पाउडर ले लो 150 ग्राम। तो ये तीनों को मिला लो आप अच्छे से। मिलाने के बाद में इसमें पानी कहीं से नहीं देना है। तो इसका बना लो लड्डू। लड्डू बनाने के बाद में एक न्यूज़पेपर लियो, इसमें लड्डू को रखो, न्यूज़पेपर को रैप करो। रैप करने के बाद में गाय को अच्छे से बांध दो और उसका जीभ खींच के ये लड्डू खिला दो उसको। तो जीभ पकड़ के खिलाना है, तो मुंह जलेगा, इसलिए मैं पेपर लगाने के लिए बोला। आप खिलाने हैं इसलिए परफेक्ट रहना आप कि जो जब लड्डू खिला रहे तो गाय की जीभ अच्छी खींचना बाहर, तो लड्डू डायरेक्ट अंदर चले जाएगा पेट में उसके। और गलती से भी इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं खिलाना। कुछ लोग आसान ढूंढते कि भाई जल्दी हो जाएगा खिला देंगे, तो ऐसा काम मत करना क्योंकि उसको खांसी हो जाएगी। अगर आप पेपर में लपेट के दोगे जीभ खींच के तो वो आराम से खा लेगी, उसको तकलीफ नहीं होगी। ऐसा आपको 3 दिन करना है, 3 दिन, एक फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। और हर 2 घंटे में गाय का थन खाली करना है आपको, क्योंकि मैस्टाइटिस में जितना देर अगर दूध सड़ा हुआ अंदर है तो उतना ज़्यादा नुकसान करता है। हर 2 घंटे में आप थन खाली करेंगे तो उसमें जो बीमारी है वो जल्दी ख़त्म होने का चांस होता है। और ये फार्मूला इमीडिएट एक्शन वाला है, और जब आपकी गाय को बीमारी आई तभी देने का है। ऐसा नहीं आप लेट करके दे रहे हैं तो उसमें रिजल्ट तो नहीं है कि अभी आपको जस्ट इन सेकेंड्स पकड़ना है बीमारी। आपको पहले अंदाज़ा लगाना है, कभी हल्की सूजन आ जाती, कभी गाय को हाथ लगाने से लात मारने लग जाती थन को, या कुछ छींटा छोटा सा भी लग गया तो तुरंत करने पे रिज़ल्ट है। लेट करने पे रिज़ल्ट नहीं आया मेरे पास कभी। और बिना एंटीबायोटिक, बिना पेन किलर के कोई दवाई नहीं दूसरी। तो जिसके पास ऑलरेडी मैस्टाइटिस का केस, पुराना केस हो गया है जी, उसके लिए क्या आप बता सकते हैं? उसका नगर खराब हो गया तो इसके लिए तो साहब मैं तो एक हमारे अहमदाबाद में डॉक्टर पोशाक भाई पटेल नाम है, तो इनकी पोशाक पटेल नाम पे फेसबुक पे आईडी है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। तो मैंने उनसे एडवाइस ली थी, तो 4 मेडिसिन बताए थे। तो मेरी गाय पे तो नहीं, मेरे एक मित्र की गाय पे ट्रायल करे थे हम लोग उस दवाई का। तो एक गाय को दूध कम था थन में, तो पहले क्या प्रॉब्लम थी हमको पता नहीं। तो 3 में अच्छा था, एक में जैसा 3 में 1-1 लीटर था तो एक में आधा लीटर था। तो हमने उस पर दवाई का ट्रायल किया, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 4 दवाई के नाम तो याद नहीं है, फिर मैं बता दूंगा गजानंद भाई को पूछ के, या नहीं तो आप पोशाक पटेल साहब फेसबुक पे है, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो अहमदाबाद की है, मैं नंबर दे दूंगा। तो उससे दूध बढ़ गया क्या? हाँ, वापस उसका दूध, हाँ उसमें भी कैसा है कि जब गाय प्रेगनेंसी से डिलीवरी तक आपको दवाई कंटिन्यू करनी है उसकी। डेली ड्रॉप्स है, कुछ नहीं, आसान सा काम है। पानी लेना है, थोड़ा सा ग्लास में 10 बूंद डालना है, उसको सिरिंज में भरना है, सिरिंज की नीप निकाल देना और वो गाय के उठा के मुंह में छोड़ देना दवाई। या नहीं तो आप बकेट से पानी डेली गाय को पिलाते तो उसमें ड्रॉप डाल दो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका भी, क्योंकि डायरेक्ट उसकी जीभ को दवाई लगेगी तो रिजल्ट अच्छा आएगा। कोई खाने वाली की चीज़ में मत दियो। क्या देना है तो जो शक्कर आती है ना, तो खांड वो मीठी, उस पर भी रख के दे सकते हैं ड्रॉप डाल के, क्योंकि डायरेक्ट जीभ लगाएगी गाय, मीठा लगा दो उसको। और भी कोई बीमारी का जो आपने वैदिक तरीके से सोल्यूशन ढूंढा हो? हमने एक और चीज़, कभी अचानक से गाय खाना बंद कर देती, उसकी जुगाली बंद हो जाती, तो लगता कुछ अंदर क्या प्रॉब्लम है, टेम्परेचर भी कभी नॉर्मल दिखता, खाती नहीं अचानक से गाय। तो हमारे यहाँ आम का अचार जो होता है ना, जो मसाले वाला नॉर्मल, जो लाल मिर्च वगैरह मसाला जो आम का अचार है, वो आम का अचार लेना है आपको। आम के अचार में जो गुठली होती है ना, उसकी बीज वो निकाल देना है, और उसका आम और उसका जो मसाला छिलका तो मसाले के साथ में आप कम से कम 100 ग्राम गाय के जीभ खींच के डायरेक्ट खिला सकते हैं आप। इससे तुरंत उसको असर आएगा उसको, क्योंकि अचानक कभी कभी गाय सुस्त हो जाती तो उसकी थूथन, नाक पे जो पानी सूख जाता और ऊपर कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते, वो चारा बंद करती। तो ये देने से इमीडिएट उसको रिजल्ट आता है। ये तो हमने आजमाया है कई बार प्रैक्टिकल में। और भी कोई ऐसी कोई विचित्र बीमारी जो आप ढूंढ नहीं पाए, फिर उसका सोल्यूशन आपको मिला वैदिक तरीके से या कैसे भी? बहुत सारी चीज़ें हैं, वो टाइम पे टाइम याद नहीं रहती, करते रहते हैं हम ट्रायल कुछ तो कुछ। मैं यही बता रहा हूँ बार बार कि पुराने लोग जो भी जहाँ भी मिलता है उनसे हमेशा चर्चा करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसमें। ठीक है, अब ये सब गाय जितनी भी हैं आपके पास, ये आप खरीद के लाए हैं या मतलब किसी ने आपको गिफ्ट दी है, या आप ने मतलब बचाई है स्लॉटर से? जो स्लॉटर से जो बच्चा खरीदे कसाई से बाज़ार में, तो वो आपको पहले बताया देसी गाय का
वो वहाँ पर है, ये लाल वाली। लाल खरीदे। हाँ, ये कसाई से खरीदी हुई गाय थी। और उसके बाद में जो वहाँ पर आपको वाइट वाली जो पुंगनुर बताया, हाँ। कसाई से छुड़ा करके इसको गौशाला में लाए थे। ये वो है। हमने जो गौरक्षा क्या मामला है, हम राजा सिंह जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनके साथ में गौरक्षा भी किए हैं, मगर मेरे को उसमें समाधान नहीं मिला कभी, क्योंकि गौरक्षा है ज़रूरत, मगर गाय का परमानेंट सॉल्यूशन गौरक्षा से नहीं होने वाला है। मेरा मानना ये है, अगर सच में गौरक्षा होना है तो आपको उसकी ब्रीडिंग पर ही ध्यान देना है। तो उसको ध्यान देने के लिए मैं जो बोलता हूँ कि आज के पीरियड में जो लोग नई गौशाला खोलना है, आजकल एक नया एक ट्रेंड चल रहा है लोगों में कि भाई तुरंत हमको गौशाला खोलना है या गिर का फार्म खोलना है, तो भाई ये जोश में काम मत करो। आप अच्छा है, आप जो कर रहे हैं, आपकी सोच अच्छी है, तो मेरा बोलना है इसमें यह है कि जहाँ पर भी कसाई से छुड़ाई हुई गाय है गौशाला में, अगर वहाँ पर संवर्धन का काम नहीं हो रहा तो जो वहाँ पर जवान गाय जो भी आई है, बूढ़ी तो है वो बेचारी, कैसे भी अपने दिन गुजारेगी। जो जवान है उसका कुछ नहीं होने वाला। अगर उसका कुछ होना है तो मेरा बोलना ये है, जैसे कि हम पुंगनुर पे काम किए, पीछे गाय बताए उस पर काम किए, ऐसी गायें गौशालाओं में बहुत है। क्या तो गौशाला वाले खुद ब्रीडिंग पे ध्यान रखिए, या जो कोई अच्छी ब्रीडिंग करना चाह रहा है तो उसको सहायता करके उसको आपकी गाय दीजिए, वो ब्रीडिंग करेगा तो उसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि गौ संवर्धन ही गौ कल्याण में, अगर गाय बचेंगी तो गौ संवर्धन से ही बचेगी। आज कॉमन ये हो गया कि हर गाँव में गवर्नमेंट के वेटेनरी डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ जर्सी का ही सीमेंट होता है 99% अवेलेबल। बहुत कम गाँव में देसी का अवेलेबल होता है। और आप जितने भी वेटेनरी डॉक्टर से एक सवाल करो कि देसी गाय दूध दे सकती है 10-12 लीटर, तो आपको डॉक्टर बोलेगा नहीं, बोलेगा वो। अब मैक्सिमम आपको जितने डॉक्टर जो पर्सनली जिसने जाके बाहर देखा है प्रैक्टिकल में, वही मानेगा कि देसी गाय दूध देती है। कि मेरे साथ में कई अनुभव है ऐसे, मैं बोला 10-12 लीटर देसी गाय में चैलेंज करता हूँ, नहीं मानता है वो। यहाँ आने के बाद मान लेते हाँ भाई है, मगर हम जो पढ़ाई, वो लोग जो पढ़ाई की है, जर्सी गाय की पढ़ाई की है, तो उनको उतना ही मालूम है, क्योंकि वो उतना ही देखे। तो जो किताब में पढ़ा है उसने वही बोला है, तो दूसरा तो कुछ मालूम नहीं है। तो जहाँ पर भी गौशालाओं में, और जो नए न्यू कमर्स की बात है, मैं एक सबको मेरे भाइयों को एक बात बताना चाहता हूँ। आप गिर या साहिवाल जो भी मिल्किंग ब्रीड का फार्म स्टार्ट करना चाह रहे, बहुत अच्छी बात है, करिए। तो अभी ज़्यादातर कैसा हो रहा है कि सॉफ्टवेयर के बड़े बड़े कंपनी से लोग पैसा है, या कोई बड़े रईस लोग हैं, अचानक से गाय पे प्रेम है तो ऐसा गिर का फार्म स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है मालूम है? जहाँ से आप गाय खरीदते हैं ना, तो वहाँ तो गाय जैसी भी थी, वहाँ से आप लेके आते, आपको कुछ नॉलेज नहीं रहती, फिर आप लेबर के भरोसे पे रहते, वो लेबर आपको अच्छा नहीं मिलता, उसके बाद में गाय आपकी सेट नहीं होती, फिर आप उसको लॉस बता करके फार्म को बंद कर देते। तो ये नुकसान नहीं हो, इसके लिए पहले आपने ज़्यादा गाय नहीं, 1-2 गाय से काम स्टार्ट करना आप, तो आपको पूरा प्रैक्टिकल मालूम होगा। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई मेरे पास में देखो 80 रुपये लीटर दूध का भाव है आज, तो एक तो हमारे पास हैदराबाद में देसी गाय का अच्छा मार्केट बना हुआ है, अभी 100 रुपये तक भी है किसी का रेट, तो 80 रुपये है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनको गाय के बारे में कुछ नहीं मालूम, 80 रुपये 10 लीटर का 800 रुपये दिन का बन गया, सोचता हो साल के इतने पैसे हो गए, ऐसा कैलकुलेशन करके वो सोचता मैं इतने लाख कमा सकता हूँ गाय पे। तो ये गलत है कि भाई आपको मालूम नहीं है। तो आप एक अच्छा काम ये करो, सिर्फ आप 1 या 2 गाय से ट्रायल करो, पहले खुद रहो गाय के साथ, गाय को समझो, गाय क्या है सीखो उसके साथ में, फिर आप बड़े फार्म में जाओ। क्यों? जहाँ पर वो गाय थी वो जैसी भी हालत में थी, आपके पास आने के बाद में तो उसको अच्छा चारा मिला, क्योंकि आपने एक अच्छे मकसद किया है उसको, फिर आपका मकसद आपको सेट नहीं हुआ तो आपको मकसद बेकार दिखा, तो आप क्या करेंगे, गाय उठा के बेच देंगे। तो क्या मालूम कि वो गाय कैसे आदमी के पास जाएंगे, तो उसका आप पाप मत लियो। अगर ला भी लिए, लगाए आपको नुकसान लग भी रहा है ना, तो ऐसे आदमी को देना चाहिए कि वो मालूम रहना कि वो कहीं गलत जगह नहीं जाए। क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैंने तो गाय बेच दी, अब वो सामने वाला तो हिंदू था, मेरे को क्या करना है। तो ये जो सोच है ये गलत है। हिंदू हुई हमारा भाई हमारा ही दुश्मन है, तो हमारे भाई पे विश्वास करना ज़रूरी नहीं है। हमारा भाई ऐसा आदमी होना जो उसका अच्छे से ध्यान रखना आगे चल के, यानी जो गौशाला में भी आप देना चाह रहे तो वहाँ पर उसकी अच्छी सेवा होना उसकी। तो गौशालाओं में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 10 साल में रिजल्ट है आपके पास में। अब जैसा हमारे पास पुंगनुर का रिजल्ट आया और मैं 2-3 पीढ़ी और इसका ब्रीडिंग करूँगा, तो मेरी टारगेट है कि दिन में 8 लीटर की पुंगनुर मैं तैयार कर सकूँगा। तो वैसे ही गौशाला वाले अगर नंदी अच्छा रखेंगे
तो भाई मैं ऐसे सवाल करता हूँ, भाई आप लोग नंदी क्यों नहीं रखते? मैं कुछ बछड़े भी दिया हूँ पहले यहाँ पर, तो वो बछड़े ख़राब हो गए उनके पास में। ख़राब होने का कारण मैं ढूंढा तो ये था कि 24 घंटे सांड गायों के पीछे घूम रहा है और अंदर 100 गायें हैं। 100 गाय में 3-4 गाय हिट में, कोई गाय इन्फेक्शन वाली है, 50 लफड़े है उसके अंदर, और वो सांड 24 घंटे गाय के पीछे घूम रहा, तो इसमें सांड खराब होता है। हमारा बोलना ये है कि भाई आप ब्रीडिंग के लिए हमसे नंदी लेके जाइए। आप हमसे नंदी लेके जाने के बाद में या किसी से भी लेके जाइए, मैं तो गिर का नंदी रहो चाहे कोई भी नंदी रहो मेरे पास का, मैं किसी से पैसा नहीं लेता, मैं अपने तरफ से सेवा के लिए देता हूँ। इसलिए क्योंकि एक नंदी 100 गौदान 1000 गौदान के बराबर है उसका मतलब। तो मेरा जो नंदी आप लेके जाएंगे तो उसको सिर्फ इतना ही करना है, दिन में कम से कम 5 से 8 घंटे 24 घंटे में बांध के रखना है। 1-2 घंटे आपकी गाय में खुला रखो, जो गाय सर्विस में आएगी तो वो सर्विस करेगा, तो उसकी गाय आपकी गौशाला में सर्विस चालू रहेंगी। तो 24 घंटे खुला रखने से नंदी खराब होगा। और एक नंदी आप दिन में बाजू रख के उसको अच्छा चारा दे सकते हैं, जो गायों से थोड़ा बढ़ के कुछ अच्छा चारा उसको, तो उसमें नंदी भी ठीक रहेगा, उसकी ब्रीडिंग कैपेसिटी। नंदी खराब होने का मतलब क्या होता है? नंदी खराब होने का मतलब ये है कि नंदी काम ही नहीं करता, उसको नपुंसक हो जाए। कहीं ऐसे 2-4 जगह देखे हमने, क्योंकि वो लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। क्यों? पहले तो उसको थोड़ा बहुत खाना भी तो होना चाहिए ना, ताकत भी होना। 100-150 गाय तो एक नंदी 100 गाय आराम से संभाल सकता है ब्रीडिंग के लिए, मगर उसके लिए उसको खाना पान भी होना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और एक नंदी को थोड़ा चारा एक्स्ट्रा तो कोई मुश्किल नहीं है कोई भी गौशाला के लिए। सब गायों के लिए मुश्किल हो सकता है, मगर एक नंदी के लिए तो आसान बात है। तो उससे क्या होगा, आपके वो गाय की नस्ल बदलेगा नंदी आके, फिर उसके 3 साल बाद आप फिर मेरे से और एक नंदी ले लो, फिर उसकी ब्रीडिंग करो, तो वो उसका ब्लड चेंज होगा, तो 10 साल में आपके पास 100% प्योर गाय बनेगी और 10 साल में आपकी गौशाला सेल्फ सस्टेन हो जाएंगी। मैं डोनेशन के खिलाफ नहीं हूँ, बोलने का मतलब क्या है, अभी आप डोनेशन लियो, गौशाला मेंटेन करो, अच्छी बात है, मगर मेरा बोलना है क्या है, दाता जो दानी है वो कब तक देगा गौशाला को डोनेशन, इसका कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि कभी भी कोई भी जिसका भी मन आया तो कुछ भी बोल देते। और कोई आज के ज़माने में कॉमन है, कोई गौशाला वाला किसी की दुकान पे घर पे चंदा लेने जाता तो सामने वाले की सूरत चेंज हो जाती, भाई मांगने वाला आ गया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मांगने वाला है, उनकी जो सोच है उसको बदलना है। तो मेरा पर्पज़ ये मेरी गाय रखने का सबसे बड़ा कि गाय सेल्फ सस्टेन्ड है, वो हमको पाल सकती है, खुद को पाल सकती है। ये गलत फहमी में मत रहो कि गाय को आप पाल रहे, गाय हमको पालती है। तो एक बंदे ने ऐसे सवाल किया कि भाई आप कौन होते इनका फ्यूचर की बात करने वाले, इसका तो भगवान बड़ा है वही देखेगा, आप क्या बात करते। तो मैं उनको सवाल किया, भाई ठीक है साहब, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली के लिए आप बैंक बैलेंस तो जमा कर रहे होंगे ना, घर खरीदे वो खरीदे। तो मैं बोला भाई आप रोज़गार के लिए तो कुछ सोच रहे होंगे, बच्चों का कल खाना कैसा खाएंगे घर में, कुछ तो कमा रहे हैं ना, कल के लिए तो सोच रहे। बोला ठीक है ये सब बंद कर दो, हरि नाम जपो, भगवान को बोलो आप घर को भेजो खाना, भगवान भेजता क्या, तो हम भी वैसे ही बढ़ जाएंगे कल से यहाँ पे। ऐसा नहीं होता, आप भगवान ने ये कहा है आप कुछ कर्म करो मैं उसका फल दूंगा। तो मेरा बोलना कर्म ये है, आप ब्रीडिंग करो, गाय का ध्यान रखो, वो अपने आप ठाकुर जी उसका रास्ता निकालेंगे, उसकी नस्ल डेवलप होगी। ये गलत धारणा है कि लोगों में, कि कुछ लोग हमारे को ऐसा भी बोलते हैं कि भाई आप दूध बेचते, आप कमर्शियल आदमी है। तो मैं बोलता हूँ भाई गाय कैसा बचेंगी आप बताओ, और गौ सेवा कैसा होंगी आप बताओ। तो उनके जवाब ऐसे रहते हैं कि वो बोलते हैं अरे भाई नहीं, दूध नहीं बेचना और गाय को 24 घंटे सेवा होना, उसका बछड़ा पूरा दूध पीना और चंदे पे गौशाला चलाना। तो मैं बोलता हूँ ठीक है चंदे पे चलाना, मैं इस पे अपोज नहीं हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है, पूरा भी नहीं चला सकते। तो मगर ये जो बात गलत है, दूध बेचते कमर्शियल हो, कमर्शियल हम नहीं है, इसलिए हमारी गाय की आज ये दुर्दशा है। कमर्शियल का मीन्स ये है कि आपको गाय के दूध के प्रोडक्ट, गौमूत्र के प्रोडक्ट, गोबर के प्रोडक्ट बनाना चाहिए। क्यों? अभी देखिए जो आदमी मेरे से सवाल करा, मैं उसको ये पूछा भाई तेरे घर में दूध गाय का आता क्या, तो उसने नहीं किया। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर समझ लो मेरे यहाँ से किसी के घर में गाय का दूध गया पीने के लिए, उनके बच्चे या उनकी वाइफ प्रेगनेंसी में दूध पीती है, तो उनके बच्चे पे एक जो हमारे जो राक्षस के जो गुण है, आज जो भैंस का दूध पी के, डेयरी का दूध पी के इंसान में है, वो नहीं आएंगे। एक अच्छे धार्मिक आदमी और एक भक्तिवान आदमी, एक गौमाता का जो उसके अंदर एक दूध की महिमा है, उसका असर आएगा, शांत स्वभाव और बहुत अच्छा बालक पैदा होगा, उसकी सोच अच्छी रहेगी।
तो आज जो गलत गलत कांड हो रहे हैं, इंसान बहुत गंदा नीयत होती जा रही है। तो इसकी वजह ये दूध का, भैंस का दूध, थैली का दूध ये है। अगर जो आदमी सच में माँ के पेट से गाय का दूध पिया है ना, तो उसने कभी ऐसा गलत काम किया है तो बता देना आप। तो दूसरे में, आपके घर में जब गाय का दूध आया तो आपके बच्चों की हेल्थ बनी, आपके बच्चे होशियार है, आपके बच्चे होनहार है। तो ये फिर जब हम गाय को कमर्शियल वे में दूध निकाल के आपके घर तक नहीं पहुंचाएंगे, फिर आपके घर में दूध आएगा कैसे? तो ये कई लोगों के सवाल रहते हैं कि भाई ये दूध में नहीं बेचना, आप बिना दूध बेचे सेवा करके बताओ। भाई दूध की लालच में कम से कम इंसान गाय को पाल तो रहा है ना, ऐसा तो सोचो। क्योंकि ये नहीं कि भाई बूढ़ी होने के बाद, ये गलत बात है कि बूढ़ी हो गई तो कसाई को छोड़ दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, उसमें भी कमर्शियल बनते हैं कुछ लोग कि बूढ़ी हो गई तो कसाई को बेच दो, उसके पैसे ले लो। ये तो गलत काम है, ऐसा तो नहीं करना है। कि जब तक आपके पास जीवित है उसकी पूरी सेवा करो, जब तक उसने दूध दिया उसी दूध से उसकी पीढ़ी आगे चलेगी, आपका भी घर चलेगा। तो इसमें तो बहुत अच्छी बात हो गई ना भाई। कोई आदमी को एक गाय की वजह से एक परिवार तो जिंदा है और 4 लोगों के घर में बीमारी नहीं है, दूध पीने से डायबिटीज़ नहीं है लोगों के घरों में। तो ये तो रिजल्ट मिल रहा है ना। फिर दूध नहीं बेचेंगे तो गौशाला फिर सिर्फ भगत के भरोसे पे, जब भगत दान दिया तो गौशाला चलेगी, जब भगत दान नहीं दिया तो जो गौशाला है फिर रोड पे गाय खोल के छोड़ देंगे वो लोग, फिर गाय फिर मारी मारी फिरते रहेंगी। तो ये जो आज कसाई के पास गाय आने का कारण क्या है? गाँव में किसान दूध पे ध्यान नहीं दे रहा, उसको दूध ज़्यादा होना, भैंस का होना, जर्सी का होना, तो वो 20 लीटर के पीछे भाग रहा। और 20 लीटर दूध वो 1 लीटर से कंपेयर करके देखिए, जो गाय 1 लीटर दे रही है, इसकी एनर्जी उसकी एनर्जी, वो लोग नहीं देखते। उनको समझाए, उनको दिखा रहे, जो दिखावे में किसान आ रहा है वो दिखावे से दूर हटना ज़रूरी है किसान को। उसमें कुछ नहीं है, वो जो 20 लीटर दूध है उसमें फिर उसका खान पान भी ज़्यादा है, तो उसका फिर वो दूध है फिर बीमारी का घर है, वहाँ से ये आपके घर में बीमारी आ रही। आज पहले ज़माने में किसान को जाके देखो उसके घर में बीमारी नहीं थी, आज कॉमन बात है किसानी घर में बीमारी आम बात हो गई। आपके यहाँ आपने जो बुल्स के बारे में बताया, आपने कितने बुल्स ब्रीडिंग के लिए दान किए हैं अभी तक? मेरे यहाँ से कम 8 से 10 नंदी मैं अच्छे बछड़े दे चुका हूँ अभी तक। अभी 2 दिन पहले यहाँ से एक रंगी साहब की जो गौशाला है करीमनगर, उनको मैं 2 बछड़े दिया हूँ। और एक बछड़ा है मेरे पास में, वो कोने वाली गाय का 16 लीटर वाला, वो कर्नाटक में बीजापुर के पास जाने वाला है, वहाँ लास्ट वहाँ खड़ा है बछड़ा वो अंदर में। और आगे इन फ्यूचर में भी जो भी किसी को भी ज़रूरत है मांग सकते हैं बछड़ा, मैं देने को तैयार हूँ। मगर उसमें शर्त एक ही रहेंगी, जो मेरे भरोसे का आदमी आपकी गारंटी लेने वाला होना कि भाई ये लोग अच्छे हैं, ये लोग सेवा करेंगे। और मेरी दूसरी कोई कंडीशन नहीं है इसके ऊपर, सिर्फ एक ही कंडीशन है। आपके यहाँ हाईएस्ट मिल्किंग गाय कौन सी है? मेरे यहाँ पर ये गाय का मेरे पास 16 लीटर तक दूध है इसमें। ये आपके यहाँ ही पैदा हुई है क्या? नहीं, ये मेरे एक दोस्त की है, ये भरवाड़ है मेरा दोस्त, तो उसके पास में गाय थी। ये तो मैं खरीदने की बात हुई तो बोला वो खानदानी गाय है, तो उसने पैसा नहीं लिया, सिर्फ गिफ्ट दिया है मेरे को। तो मेरा उसकी एक कंडीशन है कि कभी गाय बेचना नहीं, कभी गाय किसी को देना नहीं। अभी हमारे प्रेम का था बस बात ये। और बाकी ये सब 10 लीटर के मैक्सिमम है मेरे पास में, एक दिन का 10 लीटर है मैक्सिमम। ये जब गाय आपके पास आई थी तब भी सही 16 लीटर था इसका? हाँ जी, ये मेरे पास 3 लैक्टेशन इसने दिया, तीनों लैक्टेशन में दूध अच्छा है। और इसका दिन में 10 लीटर का दूध है एक दिन का। और ये जो गाय है इसका दिन का दूध 4-5 लीटर ही है, ज़्यादा दूध नहीं है। फिर भी हमको कोई इसमें अच्छा क्या लगा कि हर बार बछड़ी देती है, और इसकी जो जितनी भी बछड़ियाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ये मिक्स लग रही है थोड़ी। हाँ, ये लाल गंधारी मिक्स है क्या? नहीं पता नहीं इसके बारे में, मैं मालूम किया था मेरे को। से लग रहा है, पीछे से लग रहा है। ये काठियावाड़ी और गिर मिक्स है, वैसी है ये। तो काठियावाड़ी मतलब ये अपना जर्सी? नहीं, गिर ही, गिर में। ठीक है, राजस्थान में, गुजरात में काठियावाड़ी जिसको बोलते हैं ना, वो एक्चुअली जर्सी होती है। नहीं, मतलब जर्सी मिक्स होती है, उसको कचन बोलते हैं। नहीं, मैं जो मालूम किया हूँ उसमें तो काठियावाड़ी देसी को ही बोलते हैं। अब शायद आप बोले तो वो क्या है ना, मतलब मगर इसमें ये तो प्योर देसी है, इसमें दूध कम है, मगर इसमें भी हमको कोई बात नहीं। इसकी जो बछड़ियाँ हैं बहुत अच्छी है हमारे पास में। ये जो ऊपर खड़ी है बछड़ी ऐसी की है ये, इसकी बछड़ी का रिजल्ट अच्छा है। इसकी एक और बछड़ी मेरे पास वहाँ बाहर रूम में है। ये एक और बछड़ी यहाँ पर है, जो सामने लाल वाली है ना, ये इसी की बेटी है। बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छा जंगल है यहाँ पे।
जब जंगल में जब जाती है तो खाने को मिलता है इनको अच्छा? हाँ, साल में 6-8 महीने हमारे पास चारा भरपूर होता है जंगल में। मेरे को आके अगर 1 साल ही हुआ, पिछले समर में आया था मैं, अब ये समर 1 साल होता है, मगर 6 से 7 महीने बहुत भरपूर चारा टोटल है। कितनी गाय और कितने बुल और कितने बछड़े हैं आपके पास? मेरे पास में टोटल 45 गाय बछड़े सब मिलाकर है। एक नंदी है ब्रीडिंग के लिए मेरे पास में, बाकी 18 से 20 गाय यहाँ पर है। आपका मंथली एक्सपेंस कितना आ जाता है अभी? मेरा गौशाला का पूरा यहाँ का मेंटेनेंस 80,000 के करीब 1 महीने का मेंटेनेंस है मेरा यहाँ। बस बाकी क्योंकि ये गोचरन भूमि है इसलिए हाँ, मेन बाकी फायदा ये अच्छा है ना, मतलब खाना पीने का। गाय को फ़ायदा ये, हम यहाँ पर आने का सबसे बड़ा मकसद ये यहाँ पर लेने का, क्योंकि गाय की हेल्थ के लिए मैं ये जगह चॉइस किया। अभी तक मैं जहाँ पर भी गाय रखा था, बंद बाउंड्री छोटी जगह 1-2 एकड़ में रखता था, तो गाय सिर्फ उसी में रहती थी, खुली रहती थी, मगर उसमें कोई आनंद नहीं था। मगर जो गाय यहाँ पर हम आने के बाद में गाय हमारी यहाँ जंगल में चरने जाती ना, तो उसमें एक अलग तरीके का एक खुशी उसके आंग में हम देखने को महसूस हुआ हमको, और उसका दूध में भी फ़र्क दिखा, और उनकी जो सेहत है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो गाय चरना बहुत ज़रूरी है। जो गाय चरती है उसकी तो दूध की बात अलग है, एनर्जी बढ़ जाती है उसकी, और नेचुरली जो कभी उसको कुछ बीमारी होती है तो वो खा भी लेती है कुछ पत्ते जो उसको मालूम है, तो नेचुरल उसके अंदर सेंस है तो वो खाती है। एक और मेरे पास में एक हुआ था एक हादसा, ये जो बछड़ी पैदा हुई थी ये पुंगनूर की, तो इसको हमारा एक पालतू कुत्ता ही था, वो उसके साथ खेलते खेलते उसकी चेन फंस गई और कुत्ते ने इसको काट लिया था। कुत्ते ने जब काटा, हमको पता नहीं चला कि कुत्ते ने काटा शायद इसको, तो मगर उसके घाव जो बन गए थे पैर पे वो चेन लपेटने से, कुत्ते के साथ खेलते खेलते। तो फिर बाद में हमको ऐसे यही समझे कि इसको चेन का मार लगा, तो हमने टीटी दिया, बाद में इसको छोड़ दिया। तो कुछ दिन के बाद मैंने इसको ऑब्जर्व किया, तो वहाँ पर जो मैं पहले गाय रखता था 7 एकड़ जगह थी, तो खुली पूरी बाउंड्री में आकड़े के झाड़, जो आकड़े का पत्ता होता है ना, तो वो आकड़े का झाड़ इसने चबाया था उस टाइम पे, क्योंकि वो पॉइजन रहता है, गाय कभी नहीं खाती उसको। तो मैं उसको जब गौर से देखा तो 2 मिनट देखा तो उसने 3-4 बार पत्ता चबाया और अच्छे से फिर थूक दिया पत्ते को। तो तब मैं किसी जानकार लोगों को पूछा इसके बारे में, भाई ये तो ये जहर वाला पत्ता इसने खाया क्यों, मेरे पास ऐसा देखा हूँ गाय को। तो वो लोगों ने बोला कि गाय को कुछ जहरीली चीज़ ने कभी काटा क्या। तो मैं बोला हाँ, एक बार कुत्ते के साथ खेल रही थी, लगा उसका मार पक्का है। तो वो लोग बोले हाँ वही है ये, वो जहर उतारने के लिए उसने खाया। तो गाय के पास इतनी सेंस है, आप अनुभव सोच भी नहीं सकते कि वो उसने हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमको जब गाय को देखना है, ये देखने से हमको सीखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, मतलब काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट बताया आपने, ये आकड़े के पत्तों का। आकड़े का जो पेड़ होता है जी, कहा जाता है कि 27 साल से ज़्यादा पुराना पेड़ अगर आप है आपके पास जी, उसके नीचे अगर आप खोदेंगे तो सोना मिलता है। ओहो। और उसके पत्ते को अगर आप मोजे में डाल के पहन लो, डायबिटीज़ का पेशेंट का डायबिटीज़ खत्म हो जाता है, क्योंकि वो खींचने की ताकत है उसके अंदर, खींचता है वो हर चीज़। हाँ, इसलिए तो देखो उसका महत्व 2 तरीके से हमारे पास में, एक तो गणेश भगवान को उसके फूल लगाते लोग, और शंकर, तो उसका मतलब कुछ है। तो जहाँ पर भी ऐसे हमारे पास धार्मिक तौर पर जो पूजा पाठ में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उसका साइंटिफिक रिजल्ट भी होता है। जो एक तो मेरे पास ये जहर का देख लिए, अभी आपने बताया वो डायबिटीज़ के बारे में, तो ये तो रिज़ल्ट है ये तो, क्योंकि हर चीज़ जो हिंदुत्व में जो भी चीज़ बताई गई है, पूजा पाठ नियम, इसमें हर जगह साइंटिफिक कुछ ना कुछ मतलब है, आज दुनिया मान भी रही है उस चीज़ को। और तो क्या कुछ और भी कुछ और एक बात बताना था रॉक सॉल्ट के बारे में। हाँ। आपको तो पता ही होगा रॉक सॉल्ट के बारे में, सेंधा नमक। हाँ, सेंधा नमक। तो सेंधा नमक हमारी हर गाय के सामने हम सेंधा नमक का डला रखते हैं, तो जिसको भी मन होगा तो वो अपने आप चाटेगी। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है कि गाय के चारे में नमक मिलाते, दाने में नमक मिलाते। तो उनको मेरा ये बोलना है, भाई हमको दाने में नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम इंसान में उतनी सेंस नहीं है, मगर गाय में बहुत सेंस है। तो गाय को जब नमक की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो एक दूसरे का गौमूत्र पीती है। आप ध्यान देने वाली बात है, तो समझ जाना उसके शरीर में नमक की कमी है। तो आप जब सेंधा नमक रखोगे तो गाय अपने आप चाटेगी। तो कई लोग बोलते हैं भाई हम रखे तो गाय चाटती नहीं, तो उसको शरीर को ज़रूरत नहीं है उसकी। तो आप हमेशा उसके सामने रखना है, जब उसको सच में ज़रूरत है तो तभी चाटेगी वो, बस वो अपने मन से खाएगी नमक। तो समझना उसकी जब नमक खा रही है तो उसके शरीर को ज़रूरत है नमक की, नहीं तो नहीं है। अब जानबूझ के ज़बरदस्ती दाने में नमक डालना तो उसका बीपी गड़बड़ करने वाली बात हो जाती है। मेरा एक सजेशन है जी, एक्सपीरियंस है, ये जो हम लोग ने फ्लोर बनाया है यहाँ पे,
जी। वैसे तो आपकी गाय ग्रेस करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ। फिर भी ये जो फ्लोर है गोबर का है, पर ये फ्लोर गाय के हिसाब से नहीं है। हाँ, तो मैं इस पे एक बात बताऊँ आपको। इसमें हम खाली इतना ही चेंज करना है, इसमें मट्टी भर दो, हाँ। घास भर दो और ये मक्खल बेड जैसा हो जाएगा, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। गोबर गिरेगा तो गोबर निकालना भी इजी हो जाएगा उस पर। हम इसके बारे में बताना चाहता हूँ, मैं भी वो चीज़ मानता हूँ, ये चीज़ गलत है, मगर हम इसको सिर्फ इतनी देर के लिए यूज़ करते हैं कि गाय यहाँ पर खड़ी हुई, उसने चारा खाया, हमने दूध निकाला, फिर गाय वापस हमारे वहाँ पर ग्राउंड में बैठ गई मिट्टी में जाके। ओके। सिर्फ हमारी गाय सुबह में 2 से 3 घंटा, शाम में 2 से 3 घंटा अंदर रहती है। जैसे ही उनका दूध हुआ सीधे बाहर गाय आके ग्राउंड में बैठती है और खुले में रहती है, टोटल खुला। सुबह चर के आएगी तो फिर यहाँ दूध निकलेगा, फिर वापस खुली रहेगी। जब खुली रहेगी तो सुबह 4 बजे वापस बांधेंगे हम, फिर दूध निकालेंगे उसका। बाहर में जो ओपन में जो तिरपाल बना है ना, तो यहाँ पर पूरी गाय हमारी बैठती है बाहर। पूरा मिट्टी है ये, कुछ उसमें पत्थर नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। बढ़िया है। और हमारे जो पुराना एक सांड था, 18 लीटर वाले नंदी था, उससे पहले मैंने इस इन सब गायों को ब्रीडिंग किया, तो ये सारी बछड़ियाँ उसी की है। इसमें 18 से 19 बछड़ियाँ हैं। आप यहाँ से देख लो, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है नंदी का। ये सारी बछड़ियाँ उसी की है, पुराने वाले। अभी प्रेजेंट में वो नया नंदी लाया हूँ, वो साइड में है, उसकी मेरे पास में अभी 5 या 5 बछड़ियाँ हैं, वो वहाँ पर अंदर में है वो। तो नया पुराना वाला बुल 18 का था, ये बुल 20 लीटर के ऊपर वाला है। इसकी मदर का दूध अच्छा था। ये अहमदाबाद में मेरे एक मित्र है, उनके पास से मैं लेके आया हूँ इसको। पुराना वाला जो था वो स्वामीनारायण राजकोट जो गुरुकुल है उनका, यहाँ पे हैदराबाद में जो गुरुकुल है वहाँ की ब्लड लाइन से था। और ये उसके बाद में और एक मेरे पास में ये एक और गाय, इसका भी दूध मेरे पास में 12 लीटर के ऊपर दूध था 2 टाइम का, एक दिन का। ये हमारी गंगा आई है, मेरी पहली बछड़ी है जो गिर का, जहाँ से मैंने गिर जहाँ से स्टार्ट किया है। ये छोटी सी बछड़ी थी, 1.5 साल 2 साल की, वहाँ से इसको मैं फर्स्ट लाया हूँ। धीरे 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 गौ माता के आशीर्वाद से ये सब हमारे पास इनका गौवंश बढ़ता जा रहा है। आपकी कौन सी गायों ने आपको गोचरण दिया? अब गाय किसने दिया ये तो मैं कोई नहीं बता सकता। जहाँ तक भी है, मैं जहाँ पर भी मालूम किया तो ये ऐसा हुआ कि मेरे पास ने एक गाय ने दिया, एक ही बार दिया। बाकी जो 3 है मेरे पास में, वो और 2 है, वो मेरे मित्र लोग जो बरवाड़ है उनसे मैं पूजा के लिए मांगा तो उन्होंने पूजा के लिए दिया। बाकी एक जो है हमारे यहाँ खुले में गाय बैठती है, तो गाय जब सुबह ग्रेजिंग को जा रही थी, सुबह का गोबर उठा दिए थे। जब ग्रेजिंग जाने का टाइम है, अचानक से किसने गोबर किया पता नहीं, तो उसमें देखे तो उसमें मिला हमको, तो तब पता चला कि भाई ये चीज़ है। और उससे पहले तो कई लोग बोलते कि भाई ये गाय मुँह से देती है, गाय गोबर से देती है। कुछ लोग बोलते मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम करके निकालते। भाई ये सब चीज़ें तो हम देखे नहीं, हम मुंह से निकला या गोबर से निकला या मुंह से निकलने के बाद किसी ने उस पर गोबर किया, वैसा पता नहीं। बहरहाल वो तो हमको खुले में ही मिला। और जिसको भी मिला मैं उनसे सबसे सवाल किया, भाई आप कहाँ से मिला? तो उनका सबका यही जवाब था, गाय हमारी खुली रहती, तो वह कौन किसने दिया कुछ पता नहीं। एक आदमी था, उसके पास में भी गाय थी ऐसी पुंगनूर की, है अभी भी 10-12 पुंगनूर की गाय है। तो उसके गाय ने भी हमेशा साल को साल देती थी वो, तो कचरा समझ के फेंकता था वो। तो जब मैंने मेरे पास ऐसा हुआ बल्कि बताया, तो जब उसने वो मालूम हुआ तो परेशान हुआ, बोला भाई मेरे पास में गाय थी मगर वो गाय मर गई अभी, तो वो जब जितने मिले सब गोबर में चले गए उसके, वो उसके भाग। जब वो उसकी गौ माता की क्या इच्छा थी पता नहीं, ऐसा हुआ। और एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं, ये ब्रीडर्स के लिए जो भी हो, कौन से भी ब्रीड के ब्रीडर्स है, थोड़ा आप में इंसानियत लाइए, थोड़ा धर्म के लिए प्रेम लाइए, आप गौ माता के लिए प्रेम लाइए। मानते हैं हम आप कमर्शियल को गलत शब्द नहीं, आप जो भी तरीके से चलना चाह रहे हैं चलिए। आप जो नंदी है इतने महंगे महंगे दाम में जो आप लोग बेच रहे हैं, तो इससे गौ का संवर्धन नहीं होगा। भाई आप एक नंदी अगर किसी को देते हैं, एक रीजनेबल रेट में दीजिए या दान में दीजिए, तो 1000 गौदान के बराबर है। आप इतने नंदी के लाखों में रेट लगाएंगे तो फिर गाय बचेगी कैसा? सबकी कैपेसिटी होगी नहीं ना खरीदने की। अभी यहाँ पुंगनूर है, हमारे एक हैदराबाद में एक आदमी है, उसके पास में 10 गाय है, 10 के करीब पॉपुलेशन है, उसके पास में 5 गाय 5 नंदी है। तो वो किस सोच में जी रहे पता नहीं। उनकी सोच तो कभी है ही नहीं कि किसी को उनकी नंदी देने की, ना किसी की गाय उनके पास आएगी तो सर्विस देने की। वो सिर्फ हमारे अपने पास ही रखना चाह रहे। तो ये बताओ, पहले एक गाय से 10 बना लिया,
तो उसमें 5 नंदी, 5 फीमेल, 5 मेल हो गए, तो वो आपस में ब्रीडिंग हो जा रही है, उसके पास ख़राब रिजल्ट भी आ रहे, तो वो आदमी खुद मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो मैं बोलना नहीं, आप समझ सकते, जो बड़े बड़े ब्रीडरों की एक टाइम पर दुर्दशा हुई थी देश में, जहाँ अचानक से अकाल आ गया था, तो मजबूरी में उनको गाय देनी पड़ी थी, अच्छी अच्छी गाय। तो आज गाय तो मतलब ठाकुर जी भी ना एक लिमिट रखता है इंसान की परीक्षा की, जब अगर हद से ज़्यादा होता है ना तो ऐसी मार मारता है, तो वहाँ से गाय निकल के सब तरफ अपने आप चल के आ जाती है। आज तो एक ये गिर में ही वैसा एक काम हुआ है, आपको मालूम है, गजानन भाई को भी मालूम है, जो अकाल पड़ा था, जब मजबूरी में आदमी को गाय देनी पड़ी लोगों को। तो ऐसा मत करो भाई। तो सब गौ माता सबकी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हर किसी को आपको देना है, आपकी जो भी अच्छी चीज़ है सबको दे दो, ऐसा नहीं है। हम सब मिलके काम करेंगे तो ही गाय बचेगी। मेरे अकेले से, आपके अकेले से गाय कभी नहीं बचेगी, सबको मिलना होगा, तो तभी तो कल्याण होगा। आप मेरा नंदी लेके जाओ, आपका नंदी मेरे पास दियो, तो इसमें ब्रीडिंग होगी, तब जाके गाय बचेंगी। तो पहले तो ब्रीडिंग की बात भी कैसी है, अभी बाहर हम ब्रीडिंग की बात करते तो लोग पागल बोलते, तो वो लोग ध्यान नहीं देते, बोलते गाय में ये सब कुछ नहीं रहता। तो भाई एक बात छोटी सोच लो, हिंदू धर्म में जब इंसान में शादी होती तो उसके गोत्र में दूर से कितना भी भाई हो तो शादी नहीं करते, तो वो गाय में भी लाजमी है। आज से पहले जब भगवान के श्री कृष्ण भगवान के टाइम पे, उस ज़माने में भी उस ज़माने से ध्यान रखा जाता था, मगर कुछ अंग्रेज़ों के ज़माने से या अंग्रेज़ों की चाल से ये सब चीज़ें बर्बाद हुई। नहीं तो हर गांव में अपना नंदी होता था, हर 3 साल में गांव वाले वो नंदी को यहाँ से वहाँ से यहाँ चेंज करते थे। तो ये आपस में ये जो अच्छा ये नेटवर्क था, उससे देश में हर जगह अच्छी दूध दारू ब्रीड थी। हमारे यहाँ अंगोल की ट्रैक बहुत अच्छी, 20 लीटर की गाय, पुराने रिकॉर्ड्स में जाके ढूंढो, आज जाके ढूंढो तो 10 लीटर की नीचे है, 10 के ऊपर बहुत मुश्किल है। तो वो जो ट्रैक है, वो ट्रैक इसलिए थी जो अच्छे आपस में कन्वर्शन जो बना हुआ था लोगों का, आपस में मेल मिलाप, तो सांड बदलते थे, तो वो संवर्धन अच्छे तरीके से चलता था। अब आप नंदी आप ही रखोगे, फिर उनका कुछ फ्यूचर नहीं है, आप उनको बर्बाद ऐसे कर दोगे, फिर इसमें गाय की सेवा नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, ये तो बर्बादी वाली बात है। ये गौवंश को आप बर्बाद कर रहे हैं। कृपया करके मेहरबानी कीजिए कि आपका नाम तो हो जाएगा। अभी ये देखिए, मैं तो ब्रीडिंग कर रहा हूँ, कुछ लोग मेरे को भी बोले कि भाई मेरा टारगेट देखिए एक दिन में 18 से 20 लीटर वाली गाय बनाना है, उसके आगे मेरे को जाना नहीं है। मेरे हिसाब से एक डेयरी फार्म को और एक किसान को 10 लीटर वाली गाय काफ़ी है। अगर अच्छे तरीके से भी फार्म चलाना है तो 15 लीटर बहुत काफ़ी है दूध, क्योंकि आधा दूध बछड़ी पी, आधा दूध आपने बेचा, आपकी इनकम हो गई। तो मैं ऐसे आगे चल के ये जो बछड़ियाँ डेवलप कर रहा हूँ, तो लोग सवाल करते हैं कि भाई क्या गारंटी आप ये ब्रीड डेवलप कर लेंगे, ऐसे मेरे से सवाल करते। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई मेरा काम क्या है, मैं सेवा और मैं रक्षा की बात सोच रहा हूँ, संवर्धन की। तो मेरे को मेरी ज़िंदगी में भगवान ने जितना समय गौमाता की रक्षा और सेवा के लिए दिया है ना, तो मैं उसको लगा रहा हूँ, और मेरे से जितना बनेगा मैं करूँगा। तो मेरे से जितनी डेवलप होगी वो होगी। तो मान लो अभी जो मेरे पास में 2 लीटर वाली गिर बताया मैं भाई साहब को अभी, तो वो बछड़ी, उसकी बछड़ियाँ अच्छी हुई मेरे पास में। अगर वो 2 लीटर वाली किसी के पास रहती तो कोई पालता नहीं पालता, भरोसा नहीं, मगर मैं तो रखा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, उसकी जो बछड़ियाँ आई अच्छी है। तो ये बछड़ियाँ अगर मैं ना रहूँ कल को, तो मेरे बच्चे या कोई और भी इनको अगर आगे कुछ करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा, तो वो तो कैसे भी उसका संवर्धन करेगा। लालच में तो पालेगा कम से कम उसको, ऐसे तो नहीं, कम से कम लालच में तो उसको गाय को रखेगा। तो हमको ये सोचना है कि भाई हम आगे की जनरेशन के लिए क्या रख रहे। तो ये इतना लालच, पूरा दूध निकाल लो, बछड़े को कुछ ना पिलाओ, तो फिर वो बछड़ा का आगे उसका वंश बढ़ेगा कैसे। तो अगर आधा दूध उसको पिलाते हैं, हम ना रहे तो भी जो हमारी की हुई सेवा है वो वंश आगे बढ़ता जब तक जाएगा, हमारी पीढ़ियों को उसका उतना धर्म मिलेगा, उतना पुण्य मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते उतना पुण्य मिलेगा। आपके यहाँ भी कितना दूध कलेक्ट होता है बछड़े को पिलाने के बाद? मेरे यहाँ पे दिन में सुबह में 20-22 लीटर, शाम में दिन में 20-22 लीटर। मैं उसके आगे एक्सपेक्ट करता नहीं, क्योंकि बछड़े भी चलना है और मैं भी चलना है, दोनों साथ में चलना है, हम वैसे मेंटेन करते हैं। तो हाथ में 50 लीटर के आसपास आ जाता है? हाँ, दिन में पूरा दिन। बछड़े से पीने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है? हाँ, बछड़े पीने के बाद में। और वो पूरा दूध आप बेच देते हैं क्या? हाँ, हम इसमें से मैक्सिमम दूध घरों पे तक पहुंचा देते। थोड़ा बहुत कम बेचते हैं, इसलिए कि 5-7 लीटर की गाय का बैलेंस कभी भी कम ज़्यादा होता है। कोई गाय प्रेग्नेंट होती है, कोई नहीं होती है, कोई लेट से होती है, कोई अचानक कोई बीमार पड़ती है, तो हम 5-6 लीटर कम ही बेचते हैं।
उसको हम घर पे यूज़ करते हैं घी वगैरह बनाने में, खाने के लिए। तो उससे क्या होता है कि यहाँ अगर कोई यहाँ सडनली दूध कम हुआ तो वो घर का कम करके इधर एडजस्ट चालू रहता हमारा काम। तो ये, और दूसरी एक बात बताना है, लोग जहाँ पर भी गाय के दूध की बात निकलती, भाई बोलते गाय का दूध पतला है, गाय का दूध बेकार है। तो पहले सोच बदलो आप, गाय का दूध पतला है मोटा है वो नहीं है, उसमें फ़ायदा कितना है वो ध्यान दो आप। गाय का दूध पतला कैसे और मोटा कैसे बनता, मैं ये बताता हूँ आपको कि जब गाय बछड़ा, उसका बच्चा जन्म होता है, उससे लेकर के जब उसकी गाय की प्रेगनेंसी, मतलब समझ लो कि 4था महीना 5वें महीने तक किसी गाय दूध देती है, कोई 7वें महीने तक देती है ना, इस पीरियड में दूध कब पतला और कब गाढ़ा होता है इस पर ध्यान देना। जब बच्चा होता है ना तो दूध हल्का पतला होता है, इसलिए कि वो गाय हमको नहीं दूध दी, उसके बच्चे को दूध दी उसने, तो वो बच्चा उसको पचाना, उसकी माँ उसके हिसाब से दूध को फैट बनाती है, तो ये दूध का फैट वहाँ से बनता है। तो लोग हमसे सवाल करते हैं भाई अभी दूध बहुत पतला आ रहा, तो भाई जब अच्छा था, जब ज़्यादा फैट था, जब तो कोई किसी ने बोले नहीं कि भाई आपका दूध बहुत अच्छा है। जब कम फैट दिख रहा है जब तो बहुत सवाल आते। तो मैं, मेरे यहाँ पे जो है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लोग बने हुए जो गाय से प्रेम करते हैं, वही लोगों को मेरा दूध जाता है। तो वो भी मेरी अंडरस्टैंड बात को समझते हैं, और प्रैक्टिकल भी है, आप खुद भी कर सकते हैं ये प्रैक्टिकल। क्योंकि गाय जब प्रेग्नेंट होती तो उसका दूध में फ़ैट बढ़ जाता, और जब बच्चा देती तो धीरे धीरे महीने दर महीने उसका फ़ैट बढ़ता जाता, जैसे प्रेगनेंसी में आती और ज़्यादा फैट बढ़ता उसका। तो ये इसका फ़ायदा ऐसा है। तो आप गाय को फैट से मत तोलो, फैट भैंस के अंदर है, क्या करते पी के उसका दूध, बीमारी है, कैंसर है, बीपी है, शुगर है, सब चीज़ है। मगर यहाँ तो वो चीज़ नहीं है ना, इसमें 0% कोलेस्ट्रॉल है। चाहे गाय का दूध कितना भी फैट रहो या हल्का रहो, आपके शरीर को कहीं से भी फायदा ही पहुँचाएगा, 1% भी नुकसान नहीं करेगा। मैं अभी जो फैट की बात चल रही थी इसमें बताता हूँ, जो छोटी और नॉर्मल दूध देने वाली देसी गाय है उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, और हमारे यहाँ की जो पहाड़ी नस्ल की जो पुंगनूर गाय जो मैं पहले आपको बताया, उसका यहाँ पर का मानना रिकॉर्ड यहाँ तक है कि 8% तक फ़ैट है उसके दूध में। तो फिर ज़्यादा दूध देने वाली गाय के दूध में तो 3-4% फ़ैट आएगा, और कम दूध देने वाली में 8 है, तो फिर उसका डबल हो गया ना भाई उसका पावर। तो ये फ़ैट की बात है, इसलिए बता रहा हूँ कि शॉर्ट ब्रीड में फ़ैट ज़्यादा था उसमें, और है भी। तो ज़्यादा तो फैट के पीछे भागो मत, गाय के गुण देखो, फैट को मत देखो, क्योंकि देसी गाय में गुण ज़्यादा अच्छे ताकत वाले। तो जैसा कि आप जर्सी गाय का 10 लीटर आप दूध है समझ लो, और देसी गाय में 2 लीटर दूध है। तो आदमी को दूध पचाना है और ताकत लेनी है, और 10 लीटर में बीमारी भी है, साथ में फ़ैट भी कम है, और कोई काम का नहीं है। और वहीं हमारी देसी गाय, और देसी में भी जो ज़्यादा दूध वाली और कम दूध देने वाली गाय, ये दोनों का फ़र्क है। एक बात, अब मान लो गिर है 10 लीटर दूध है उसके पास में, और एक देसी है उसमें 1 लीटर दूध है, और हमको पीना है दूध, और दूध में हमको अच्छी एनर्जी होना है। तो उसमें मेरा मानना ये है, और प्रैक्टिकल भी है बात ये, कि एक जो गाय 1 लीटर दूध दे रही है, मैं 1 लीटर दूध पी सकता हूँ एक दिन का, मेरी कैपेसिटी है, और मैं 10 लीटर दूध नहीं पी सकता। अभी एनर्जी की बात आ गई, जो 1 लीटर वाली गाय और 10 लीटर वाली गाय दोनों को हम सेम चारा देते हैं, सेम टाइम चराते हैं, तो एनर्जी जो है ना वो 10 लीटर में डिवाइड हुई कि 1 लीटर में डिवाइड हुई। जो गाय की सारी एनर्जी 1 लीटर में जब मिल जा रही है हमको पीने में, और जो 10 लीटर वाली है उसके 10 लीटर दूध में डिवाइड हो गई, तो 10 तो हम पी नहीं सकते, और उतनी एनर्जी मिलेगी नहीं। जो जितनी ज़्यादा एनर्जी इसमें मिलेगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गाय ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, मैं ज़्यादा एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा पोषक तत्व जो है ना, जो गाय दूध कम देती है उसमें सबसे ज़्यादा गुण होते हैं। और ऐसी एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरे पीछे जो गाय देख रहे हैं आप, ये गौशाला में आई थी, ये कहीं से किसी भाई ने गौशाला में कसाई से छुड़ा के गौशाला में ला के रखे थे, तो वहाँ पर थी ये गाय। तो मैं ऐसे काली गाय, बस मेरे को काली गाय, लोगों ने बोला देसी गाय काली होनी चाहिए, रखना है कपिला, तो वो एक सेंटिमेंट से मैं गौशाला में रिक्वेस्ट किया, तो गौशाला वालों ने मुझे ये गाय दी। तो मेरे पास आके गाभन हुई, इसने 4 बच्चे दिए अभी तक मेरे पास में, और हर साल में एक बच्चा देती है ये, और जब बच्चा देती है 1 महीने में क्रॉस हो जाती है। इसके गुण देखो, बाद में आने के बाद मेरे को पता चले। मेरे को खाली कपिला के बारे में इतना मन था कि काली होना, तो मैं एक बार इसकी फ़ोटो निकाला जब पूरी लाल हो गई थी ये। तो ये लाल, अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ, अभी आके अभी देख लो, अब ये जो लाल कलर है इसके पैर पे, इसका शरीर पूरा ऐसा हो जाएगा अभी गर्मी में, पूरा लाल। और जब बारिश में आएंगे आप, बारिश और सर्दी के बीच में, तो पूरी काली मिलेंगी आपको ये। तो मैं ये 2 डिफरेंस के साथ फेसबुक पर फ़ोटो लगा,
तो मेरे एक दोस्त हैं अनिल विनोद जी बेंगलोर के, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले भाई ये गाय आपकी है और फ़ोटो रियल है। बोले हाँ भाई रियल है, आप आगे देख सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि इसके सींग हिलते हैं क्या? बोला ऐसा क्यों पूछ रहे? नहीं आप देखो। बोला हाँ सींग हिलते हैं, इसका एक सींग तो हिलता है। तो उन्होंने बताया कि कपिला ऋषि की एक ग्रंथ है, उसमें ऐसा बताया गया है कि कपिला गाय जो साल में एक बार कलर बदलना चाहिए, तो गोल्डन रेड होना चाहिए ऐसा कलर, फिर बाद में वो पूरी काली हो जाएगी जैसा उसके फेस पे, मतलब अभी ये कलर चालू हुआ है इसका, अभी पूरी लाल हो जाएगी। तो ये कपिला गाय के गुण है बताया उसने, वो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। तो उसने बताने में जब पता चला कि कपिला ऐसी होती है, तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी थी जब को ये, तो मैं तो बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि ऐसी गाय मुझको मिली है। इसके बच्चे भी कपिला है? नहीं बच्चे नहीं है। और कपिला गाय और कपिला नंदी के बारे में कन्नड़ में बहुत कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है कन्नड़ भाषा में। उसमें ये भी बात बताया इससे कि कपिला गाय और कपिला नंदी के साथ संवर्धन के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि उनके बच्चे काले आएंगे, चाहे उनकी कपिला नंदी की माँ भी क्यों ना काली हो, चाहे कपिला गाय की माँ क्यों ना काली हो, कपिला हो, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि कहीं पे ऐसा नहीं है कि होना है। तो ये तो वो भगवान की मर्जी है, वो कैसा आती है ब्रीडिंग। इसके आने से कुछ आपका फाइनेंशियल फ्लो इम्प्रूव हुआ, ऐसा कुछ है? ऐसा है कि मैं जब से हमारी वो गंगा बताया पहले आपको, और ये है हमारा गोधन बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। बस हमारे ऐसा है कि कभी कुछ भी परेशानी आओ, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आओ, अगर हमारे यहाँ कभी गाय एक दिन भी कभी भूखी नहीं रही है, न कभी ऐसा हुआ है कि गाय के पास यहाँ चारा बिल्कुल भी नहीं है, सारा भंडार हमेशा भरा रहता है मेरे पास में, सेवा चलती रहती है वो बरल कैसे ना कैसे तरीके से, मगर यहाँ तो इनकी सेवा चालू है। यहाँ पे ये ज़मीन आपकी खरीदी भी है लीज पे? नहीं, ये मंदिर है पीछे भगवान पद्मनाभ स्वामी का, उनकी मंदिर है। भगवान उनके वंश को बहुत अच्छी वृद्धि दो, उनका वंश आगे बढ़ाओ, अच्छा इनके घर को तरक्की दो। इन्होंने हमारे को गौ माता रखने के लिए जगह दी और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इनकी वजह से आज हमारे यहाँ पे गाय आने के बाद में गौ माता इतनी प्रसन्न है कि पूरा जंगल चरने जाती है, बहुत आनंद है गौ माता को। तो इससे इनके परिवार को भी सुख मिले, इसका बहुत सेवा का फल मिले, ये हमारी कामना है। तो ये हमारी नहीं है, ये मंदिर की ज़मीन है। आपको कुछ रेंट भी देना नहीं पड़ता होगा? सेवा देते हैं बस, जो भी है थोड़ी बहुत सेवा दे रहे हैं बस। अम्मा जी है वो मंदिर देख रेख करते हैं, उनको सेवा देते हैं मंदिर को, जो भी कंपलसरी कुछ नहीं है जी। ये जो है ना इसमें हम चूना डाल के रखे हैं इसमें। ओके, इसमें चूना है जो पान मसाले वाला हाँ, पान में जो चूना लेते हैं ना, लाइन। तो ये इसमें नीचे चूना है, देखिए आपको हिलता चूना। तो ये देसी चूना है, देसी चूना लकड़ी लोग देसी चूना है। ये जो पान में खाने वाला चूना होता ना, इसको हम क्या करते हैं, इसमें पानी की टंकी में हफ्ते में एक दो किलो चूना डाल देते हैं टंकी में। ठीक है, ये देखिए मैं भी हिला रहा हूँ, आपको चूना दिख रहा है। तो इससे क्या होता है, नेचुरल कैल्शियम भगवान का दिया हुआ है, देखिए चूना दिख रहा है आपको साइड में भी। हम ऐसा चूना एक बार दिन में हिलाते हैं इसको डालने के बाद में, तो सारा कचरा, तो अक्सर ये बोर के पानी में क्या है, कंजाल जमा होता है, जो काली हरी काई होती है, तो पानी गंदा होता है, हर 4 दिन में पानी बदलना पड़ता। तो ये चूना डालने के बाद वो काई नहीं जमा होती और चूने से गाय को कैल्शियम मिलता, नेचुरल कैल्शियम है ये भगवान का बनाया हुआ। तो इससे गाय की हेल्थ भी अच्छी रहती। तो चूना डालना चाहिए पानी की टंकी में। कितना रुपए किलो पड़ता है ये? बहुत से बहुत 25 रुपया किलो मिलेंगे आपको। पत्थर के टाइप में दिखेगा डल्ला, वो भी मिलता है सूखा, और या लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो कोई बात नहीं। मेनली जो पुराना जो पत्थर टाइप में वो अच्छा होता है। मतलब 45 गायों के लिए आप कितना किलो चूना यूज़ करते हैं? मैं इसमें दोनों टंकी में 4 किलो चूना डालता हूँ हर हफ्ते। मतलब मैं 100 रुपये खर्चा है मेरा हफ्ते का चूने का यहाँ पे। बस 4 किलो बस 100 गायों के लिए? 100 गायों के लिए, 100 लो या 400 गायों के लिए कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये चूना इसकी सर्विस 8 दिन तो आराम से चलती है। और दूसरे में जो महंगे कैल्शियम हम जो वेटेनरी लिक्विड जो मेडिकल में जो मिलते हैं, वो जो डालते हैं ना, वो अच्छी चीज़ से नहीं बनते, उसमें एनिमल वेस्ट भी यूज़ किया जाता है। और गाय के भी सुना में कुछ ऐसा मिलाया जाता है, हड्डी वगैरह, तो वो चीज़ों में हमको जाना नहीं है। जो हमारा नेचुरल है हमको उस पर ही काम करना है। और हमारी गायों को दूध बढ़ाने के लिए हम शतावरी और मुलेठी का पाउडर दोनों को मिक्स करके पाउडर को डेली 2 स्पून, जितनी भी दूध देने वाली है सबको 2 स्पून हम डेली देते हैं। ये हमारी गाय में मुलेठी जो है ना, गाय को कैल्शियम बनाएगा, और शतावरी गाय को ताकत भी देगा और दूध भी बढ़ाएगा। तो वो शतावरी और मुलेठी गाय जब खाएगी, उसका दूध पीने वाले को भी उसका फ़ायदा मिलेगा।
तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो कैल्शियम मिनरल मिक्सचर इन सब के खर्चों में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है गौपालक को इतना खर्चा उठाना। तो जैसा अभी मिनरल मिक्सचर की बात आई, तो उसको ये चूना भी कवर करेगा और कैल्शियम को भी चूना कवर करेगा। और जो मैं रॉक सॉल्ट बताया आपको, ये वो उस चीज़ को, उससे भी उसकी कमियां पूरी होगी। रॉक सॉल्ट और चूना और ये मुलेठी शतावरी गाय के लिए काफ़ी है। ये सब चीज़ उसकी। शतावरी कितना ग्राम पर डे देते हैं? मैं एक गाय को शतावरी 10 ग्राम और 10 ग्राम मुलेठी का पाउडर, ये दोनों का पाउडर। ये हमारी जो कपिला गाय और गिर में क्रॉस होने के बाद ये बछड़ी है। कपिला गिर नहीं है ना आपकी? नहीं, कपिला गाय जो देसी गाय है ना, उससे क्रॉस होने के बाद में ये देसी बछड़ी आई है। ये गिर क्रॉस बछड़ी आई है। ये जो पैकेट है वो पैकेट भी उसका ही है क्या? हाँ, ये पाउडर उसी का खिलाने का। ये मुलेठी का पाउडर है। इसमें कलर डिफरेंस तो इसे पाउडर किया हुआ है, इसमें पता नहीं चलेगा आपको। ये शतावरी का पाउडर है। ये 300 रुपये किलो के आसपास मिल जाएंगे। ये मुलेठी का पाउडर है। ये भी 300 रुपये किलो? हाँ, आसपास रहता है 250 से 10 ग्राम पर डे पर काउ? हाँ, पर डे पर काउ। डाइट खिलाते हैं या कुछ चारे? हम चारे में मिला के खिलाते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है, गाय को चारा पका के खिलाना चाहिए, उसमें ज़्यादा रिजल्ट है। मकई हो या दाना हो क्योंकि हम भी दाना कुछ खाते हैं तो पका के खाते हैं, तो गाय को भी ऐसे ही पुराने ज़माने में पका के खिलाते थे दाना। तो आगे हम भी वही फॉलो करने वाले। अभी मेरे पास बायोगैस का काम चालू है अभी, तो जैसे ही बन जाएगा हम बड़ी सी कढ़ाई में गाय का डेली दाना बॉईल करेंगे और पका के खिलाएंगे। तो मेरे पास तो नहीं, मैं बाहर जिन लोगों को मैं जिसने कराया है रिज़ल्ट, उनके पास आया है रिज़ल्ट। क्योंकि दाना पकने के बाद में उसकी पाचन क्रिया जल्दी हो जाती है गाय की, तो उसको दूध बनाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं होता, तुरंत दूध बनने लग जाता गाय का। इसमें गाय को भी आराम है, जल्दी चारा पचेगा। चारा काट के खिलाने की वजह भी वही रहती है, जो घास वगैरह कुट्टी काटते हैं। हमारा रिसर्च ये कह रहा है कि कोई भी प्रकार का दाना जी एक्चुअली गाय को देना ही नहीं चाहिए जी। मतलब ऐसा ही रिसर्च कहते हैं कि गाय को घास ही काफ़ी है, कि घास के अंदर जब लैब टेस्ट किया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें जो जितने भी हैं वो दाने में नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि क्या और कोई रास्ता है और कोई चीज़ है दाना का? तो हमको डॉक्टर साहब ने ये कहा कि गेहूँ है। तो गेहूँ का जिस दिन दाना निकलने वाला है उसके 5-7 दिन पहले जो घास है वो पूरी खिला दो, उसको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट मिलेगा। क्योंकि जो अगर दाना तो क्या है कि गाल दिया पेमों में तो गोबर क्या बाहर आ जाता है। हाँ। पर घास जो दाना नहीं निकला है वो घास के तो पूरा जूस रहता है, वो घास से मैक्सिमम दूध निकलेगा। उसी तरह से जितने भी हम खाते हैं घास, मतलब धान और पल्सेस, उसको दाना निकलने के पहले के स्टेज पे, घास स्टेज पे ही अगर गाय को खिला दिया जाए, उसमें जो फायदा है वो पके हुए से भी ज़्यादा है। हाँ, ये तो है, मगर आज के ज़माने में ये सब चीज़ें हर इंसान को मिलना मुश्किल है। तो वो हिसाब से अभी हमको यहाँ ग्रेजिंग लैंड है, 6 महीना ग्रेजिंग है, फिर इसमें बाद में चारा मुश्किल है। जब मैं चारे की बात करूँ तो बाहर से जब मैं चारा लाऊंगा तो चारा यहाँ से या तो दूर है, या तो महंगा है, या तो टू मच यूरिया DAP है उसमें। तो उसके बदले में जहाँ तक जितना हो सकता आपके नज़दीक में जो चीज़ अवेलेबल मिल जाएंगी आसानी से, तो वो आप कर सकते हैं। और बाकी हद से ज़्यादा दूर में अगर कहीं जाके कोई अच्छी चीज़ खरीदने जाओ तो उतना किराया कोई आम आदमी बेयर नहीं कर सकेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है दूसरी इसमें। बराबर। और दूसरे में मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी जैसा कि ज़मीन है और आपने बोर डाले, बोर में पानी नहीं आया, तो ऐसा आज हिंदुस्तान में पूरी परिस्थिति यही है कि बोर में पानी नहीं है। जहाँ भी जाओ किसान को पूछो, खेत में पानी नहीं है, बोर में पानी नहीं है, तो उसकी वजह से चारा भी नहीं है आसपास में। एक तो चारे की कमी है, और कोई भी रिसाइकलिंग वाटर कोई करना नहीं चाह रहा, तो इसमें उसके बाद में कई लोग बोर डाल रहे, बोर में पानी नहीं, हज़ार फीट। तो बोर में जब पानी नहीं निकलता तो इसमें एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। तो इसमें प्रैक्टिकल क्या है, जो ज़मीन में पानी नहीं निकला उस ज़मीन में गाय को बांधो, आप गाय वहाँ रखो, उसकी सेवा करो, और उसके बाद में गाय का गौमूत्र और गोबर एक ड्रम में जमा करो। आधा ड्रम से ज़्यादा गौमूत्र ले लो, 75% गौमूत्र, और बाकी 25% गोबर लियो आप।
दोनों को अच्छा मिक्स करो। 2-4 दिन के बाद में वो घोल आप छाँव में रखो, छाया में जमा करो। उसके बाद में आप वो घोल सारा बोर में डाल दो। बोर में डालने के बाद ये होगा, आप ज़मीन पे जब खेती में गोबर डालते हैं हम, तो आप एक चीज़ ध्यान देने वाली है, तो जो कीड़ा है ज़मीन से आकर के वो गोबर को खा के अंदर लेके जाके खाद बना के बाहर फेंकता है खाद। मैं किसान तो नहीं हूँ, मगर मैं फिर भी मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल करा हूँ यहाँ पे खेती के बारे में, तो अभी आगे बताऊँगा आपको मैं उसके बारे में भी। तो इसमें क्या होगा, जो अंदर बैक्टीरिया बनेगा गोबर और गौमूत्र में, वो आपने बोर में ये दोनों डाल दिया लिक्विड फॉर्म में, तो इसके बाद में उसमें बैक्टीरिया बनेगा ज़मीन के अंदर। तो वो बैक्टीरिया रास्ता ढूंढेगा निकलने के लिए कहीं ना कहीं। तो बैक्टीरिया जहाँ जहाँ भी रास्ता बनाएगा, अगर उसके अगल बगल में झरना है तो आपको पानी निकल जाएगा बोर में। क्योंकि अक्सर ऐसा हो, पत्थर वाली ज़मीन होती है, पानी निकलता ही नहीं है वहाँ पे, मगर पत्थर के बीच में हर पत्थर में गैप होता है कहीं ना कहीं 25 फीट 50 फीट 100 फीट पे, तो उसमें से वो रास्ता बनाएगा। तो इस तरीके से तो गौमाता आपके काम में आ गई ना, अगर आपका बोर पास हो गया तो। आपने और ये फार्मूला कोई महंगा नहीं है। आपने कहीं ट्राई किया है ये मामला? कुछ लोगों ने ट्राई किया है। हमारे शंकर लाल जी जो अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख है RSS के, उन्होंने बताया है मुझे, कुछ लोगों ने ट्राई किया है, कुछ लोगों का रिजल्ट भी है। तो दूसरी में बात ये है, कोई ये महंगी चीज़ तो नहीं है, कोई लाखों की बात नहीं है। आपका बोर तो ऑलरेडी फेल है, उसमें तो कुछ आने वाला नहीं। जब ये गौ माता का ये तो कहीं से भी मिल जाएंगे आपको गौमूत्र और गोबर। आपके पास गाय है तो बहुत अच्छी बात है। हमने ये ट्राई किया है जी, हमारी काउ ग्रेजिंग टीम ने। जी जी। और एक जगह पे नहीं 10 लाख हेक्टेयर में ट्राई किया है। जी जी। जिम्बाब्वे में किया है, जयपुर में किया है, बेलगांव में किया है, कलकत्ता में किया है जी। ये टेक्निक में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये टेक्निक जो कीड़ा निकलने वाली बात है, वो कीड़ा का नाम है डंग बीटल जी, डंग बीटल बोलते हैं जी, जो 20 फुट नीचे से आता है ज़मीन के जी। और वो सिर्फ ऐसे गोबर के अंदर ज़्यादा आता है, देसी गाय, जिसको देसी गाय जरूरी नहीं है, बकरी के लींड में भी निकलता है वो। अच्छा। उसको डंग बीटल बोलते हैं, उसको देसी डंग बीटल नहीं बोलते। वो हाथी के गोबर में ज़्यादा अच्छा आता है जी। तो कोई भी गोबर में आ सकता है जी। जर्सी के गोबर में भी अच्छा आता है जी। तो इसका डंग से संबंध है, और उसमें एक खाली है कि उस डंग को आप हाथ नहीं लगाए हो जी, वो नेचुरली जमीन पे गिरा है जी, तो आता है। तो हमारे मित्र है अमेरिका में जेब ब्राउन, उन्होंने 1200 जर्सी गायों में 5000 एकड़ की खेती कर रहे हैं। सिर्फ 50 आदमी 5000 एकड़ को मैनेज करते हैं, जिसमें 1200 गाय चरती है, गोबर करती है 12000 तप्पे, और 20 फुट से डंग बीटल आता है नीचे से और खाक के चबाता है। 5 साल में ये हालत हो गई है ज़मीन की कि नेबर 10 फुट बाद, नेबर जो है वो भी ऑर्गेनिक फार्मर है, उसके ज़मीन में 500 फुट पे पानी है, और गैब ब्राउन की ज़मीन जो 10 फुट इधर है, पूरी ज़मीन में 50 फुट पे पानी है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जब टच नहीं करते हैं गोबर को, नेचुरली गिरता है, नहीं तो डंग बीटल मतलब अपने आप आता है। स्टार्टिंग में तो 1 महीना लगेगा, फिर 1 पॉइंट ऐसा आएगा 4 घंटे में गोबर गायब हो जाता है जी। और वो जो छेद करता है पूरी ज़मीन में जी जी, उससे ऐसा होता है कि जैसे बाजू वाले को एक बार 13 इंच बारिश गिर गई थी, बाजू वाले के बाढ़ आ गई, पूरा तालाब बन गया, तालाब बन गया था उसका। हाँ। और यहाँ पे उसी टाइम पे ऐसा लग रहा था कि सूखा पड़ा है, अब्जॉर्ब हो जाता पानी से, पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका फंडा ये है कि गाय को चरने दो और गोबर करने दो नेचुरली, कि गोबर गौशाला में ना गिरे, गोबर खेत में गिरे नेचुरली, और उसके बाद जो गोबर गिरा हुआ है उसको उठाए नहीं, वो अपने आप वहाँ पे होल करेगा और नेचुरली आपका पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो इस पे आपको मैं एक बात बताऊं, अभी आप देख लो, आज से पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा गाय होती थी, आज गाय कम हो गई और गौपालक भी कम हो गए। तो पहले जो लोगों की गाय थी, अक्सर लोग फॉरेस्ट के बाहर, सिटी के बाहर खुले इलाके रहते थे, तो गाय उनकी चरती थी। तो आप जो बताए उस तरीके से वहाँ गोबर गिरता था तो वहाँ पानी रिसाइकिल चालू रहता था। हमारी गाय भी फॉरेस्ट में जाती है, यहाँ पे खुले में, हमारी गाय का गोबर वहाँ पर भी गिरता है, तो ऐसे भी पहले चलता था, तो उस वजह से पानी की किल्लत कम होती थी। आज तो कहीं पर देखने को नहीं है, और जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ पे फॉरेस्ट वालों की प्रॉब्लम, या गायों को जाने नहीं देना, या कोई गाय नहीं रख रहा, उस वजह से फॉरेस्ट भी बर्बाद होते चले आ रहे। कि फॉरेस्ट में नेचुरली गाय का गोबर, गाय गिरने से फॉरेस्ट भी आबाद रहता था, आज फॉरेस्ट में गोबर की कमी है, तो फॉरेस्ट भी बर्बाद हो रहे हैं, और उसमें दूध पानी भी बनना मुश्किल हो गया। कि रिसाइकिल, गोबर गिरने के बाद में आप जो बताया रिसाइकिल, वो अगर फॉरेस्ट में नेचुरल गाय चरती है तो उसमें ऑलरेडी फॉरेस्ट रिसाइकिल, हर प्रकार के जीव चरेंगे तो फॉरेस्ट जिंदा रहेगा। अगर फॉरेस्ट में जीवों को आना बंद कर दिया तो फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा, फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। मगर आज ऐसे ही हो रहा है, कहीं जगह मैं सुनता हूँ
फॉरेस्ट में जो गाय लोग आसपास में चराते हैं, कहीं कहीं फॉरेस्ट में ऐसा भी सुना है कि भाई भैंस को चराने का परमिशन है, कोई फॉरेस्ट में गाय को चराने का नहीं है। तो मैं इस पे बात पे बताऊँ, भैंस जब चरती है और गाय जब चरती है, दोनों में फ़र्क ये है कि भैंस पूरे पौधे को उखाड़ के खाती है, उसको ख़राब करती है, मगर जब गाय चरती है ना तो उसको ढंग से खाती है, पत्ते को तोड़ के खाती है, तो उसका पत्ते की फिर से उसका पुनर्जीवन होता है। तो ये गाय में अंतर है ख़ास तौर पे। भैंस में पर एक फ़ायदा ये है कि वो हर कुछ सब कुछ खा जाती है, उससे उसका जो गोबर होता है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है, ज़्यादा वेराइटी वाला फाइबर होता है उसके अंदर फॉरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों के है प्लस माइनस पॉइंट्स है, कुछ किया नहीं जा सकता उसका। एनीवे बढ़िया है आपका, बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है। मतलब ऐसी लोकेशन में गाय क्या, हमको भी मजा आएगा रहने में। आगे थोड़ी सी आगे में तालाब भी है, आप देख सकते हैं। तालाब भी दिख रहा है एक्चुअली थोड़ा सा, यहाँ से पूरा पानी फ्लो होकर बारिश का तालाब में ही जाता है। तो ये लोकेशन में तो करोड़ों रुपए खर्च करके भी आदमी को रहने नहीं मिलेगा, यहाँ पे गाय रह रही है और क्या चाहिए। तो बढ़िया रहा। अब हम आपकी फैक्ट्री भी देखेंगे जब टाइम मिलेगा। हाँ। और बाकी सब्जी का रिजल्ट देखो एक बार, सब्जी का भी दिखाओ। आराम। क्या क्या हो गया आपने? टमाटर? हाँ, ये टमाटा है। ये नॉर्मली जो बाज़ार में सीड मिलता है ना, वो मैं यहाँ लगाया था। इसमें कुछ खास रिज़ल्ट नहीं आया मेरे पास में। इससे अच्छा रिज़ल्ट हमारे देसी बीज में आया, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। और साथ में हमारे पास में हरी मिर्च है और लहसुन है नीचे, और यहाँ पर है बैंगन, भिंडी, टमाटा होगा, और यहाँ पर अरवी हो गई, अरवी। और तो ये सब मेरे पास 5-6 वैरायटी की सब्ज़ी है यहाँ पर। और पीछे में भी टमाटा है, और वहाँ नीचे में पालक है, और यहाँ धनिया है। टमाटे का रिज़ल्ट आपको बताता हूँ मैं देसी में। जो मेरे पास में जो देसी बीज मैं लाया यहाँ से, ऑर्गेनिक फार्मर के पास से, अभी ये पका नहीं है, जब पकने के बाद देखना आप। मैं फेसबुक पे भी फ़ोटो दिया हूँ इसकी। तो ये जो है ना देसी टमाटर है, इसका साइज़ देखिए और इसकी धारियाँ देखिए इस पे। इसका साइज़ देखिए, कुछ नहीं है इसमें। हम कुछ यूरिया DAP कुछ यूज़ नहीं किया हम लोगों ने। और मैं कोई ट्रेडिशनल फार्मर भी नहीं हूँ, सिर्फ जब से गाय रखा हूँ, जब से कुछ ना कुछ ट्रायल करता रहता हूँ। तो इसमें रिज़ल्ट ऐसा है, हम इसमें यूज़ क्या करते हैं मालूम है? सिर्फ गौमूत्र है और गोबर की राख है, जो हम डेली यहाँ पर गाय को मच्छर भगाने के लिए गोबर जलाते हैं, और नीम की काड़ी वगैरह जलाते हैं उसमें, तो मच्छर तो भाग जाते। फिर उसका जो ऐश बचता है, उसको 100 लीटर गौमूत्र में 5 किलो ऐश और एक 5-10 किलो गोबर मिला देते, सारे खेत में पानी के साथ छोड़ देते। कुछ नहीं, सिर्फ ये 3 ही आइटम है। इसका इतना सुंदर रिजल्ट है, देखिए आपके सामने। ये जो अपने फार्मूला लगाया ना जी, इस फार्मूला से पपाया बहुत अच्छा आएगा यहाँ पे जी, और मैंगो अच्छा आएगा, क्योंकि ये फार्मूला में ऐश है, ऐश में पोटैश होता है जी, और जितने भी मीठी वैरायटी के पेड़ पौधे हैं सब में वही चाहिए जी। इसका इतना अच्छा रिजल्ट है मेरे पास में। एक और यहाँ पे पपाया बहुत अच्छा आना चाहिए मेरे साथ जी। आएंगे शायद, कहीं लगाया हमारा आदमी बताए थे वो भी। और दूसरे में ये टमाटर को देखिए, और वहाँ बाहर बाउंड्री पे टमाटर के झाड़ है मेरे पास में। इनको हमने पूरा ध्यान दिया। ये यहाँ से यहाँ तक मेरे टमाटर के झाड़ है इसमें। इस पे हमने कुछ ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ हमारा जो खेत का पानी है, साथ में इधर से भी फ्लोटिंग होके जाता। तो इसमें टमाटे का रिजल्ट इतना है कि टमाटे के झाड़ की हाइट देख लीजिए। वहाँ पर वो जो झाड़ लगा बताया मैं आपको अभी, इसकी हाइट देखिए। और कॉमन डेली इसमें ज़्यादा इसलिए रिजल्ट है, हम डेली गाय काम करने के बाद दूध की बकेट और हाथ पैर धोना तो यहाँ चालू रहता है। तो जो हम गाय के पास काम करके जब आते हैं, तो वो हमारे साथ में गौमूत्र वगैरह हाथ में रोज लगा हुआ रहता है, गौमूत्र पैर में लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पानी बह के आता है उसका। टमाटे का रिजल्ट देखिए, वहाँ कुछ इतना सब करने के बाद में उसकी हाइट कम है, यहाँ कुछ नहीं करने के बाद इसकी हाइट भी ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। कल ही मैंने इसका टमाटर तोड़ा, आइए यहाँ देखिए आप साइज।
ये देखिए टमाटर काफ़ी अच्छा है। वहाँ से ज़्यादा बड़ा टमाटर है ये, इसमें और अंदर है। ये देखिए टमाटर काफ़ी बढ़िया टमाटर, ये नीचे मतलब बढ़िया है। इसके पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, ज़्यादा महंगी यूरिया DAP केमिकल्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन है, ये सस्ता आइटम, सस्ता है, घर का है, गाय अपनी है, तो इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है देखिए आपके सामने सुंदर। और इससे एक ये होगा, मैं छोटी सी जगह में आलू लगाया, बहुत से बहुत 10 बाई 10 की जगह थी, सॉरी 10 बाई 10 महीने 8 बाई 8, 16 किलो आलू का प्रोडक्शन आया उसमें 1.5 महीने में। और आलू इतना टेस्टी, और कुछ यूरिया केमिकल नहीं है उसमें, और सारी फसल में वही है, मतलब कुछ कम खाओ परवाह नहीं, मगर अच्छा खाओ। भले ये नहीं कि ज़्यादा, अब पूरी हमारी डिमांड पूरी नहीं हो सकती है घर की, मगर फिर भी हफ्ते में 2-4 दिन तो अच्छा तो नसीब हो रहा खाने के लिए गौ माता के आशीर्वाद से, इतना तो बहुत बड़ी बात है ना। Now we are recording coconut cold press machine which is making oil, cold press organic coconut oil. This machine, you can see how it's going to be made. Same thing can be done with the bulls. Here it is done with the machine because there is no space for the bull. See from inside. Dali? रोस्ट किया, रोस्ट करने के बाद इसको कढ़ाई में गरम किया हुआ खोपरा है, क्योंकि इससे खुशबू और उसका तेल का चेंज आता है, इससे खुशबू अच्छी आती है तेल की। इसमें जो दो what गोरोचन we are है, seeing is called gocharan. Gorachan. It's almost like an egg, light, very light in weight, and it's either given by the cow from the mouth or from the duck. And they said that with gocharan, if you know the proper formula, even a dead man can be made alive. But since we don't have Shastras right now or any proper source, we do not know how to use it. But it's a very powerful element, also used for giving for puja. Now, Ravi Kumar, Kiran Kumar Sahab will explain us. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसके बारे में कहीं पुख्ता जानकारी नहीं है कोई बताने वाला। ऐसा शास्त्र में गौरोचन जिक्र आता है, मगर वो आता कैसा, कैसे आता है और उसका क्या कैसा यूज़ करना, ज़्यादा कोई बताने वाला अभी तक मिला नहीं। शायद किसी को पता होगा तो आप लोग बताइए गजानंद भाई के थ्रू या मेरे को बताइए। तो इसके बारे में तो इतना ही मालूम है कि भरवाड़ लोगों से जब सुनते कि ये गाय, कोई बोलते हैं मुँह से देती, कोई बोलते हैं या तो गोबर से निकलता है, कोई लोग बोलते हैं पोस्टमार्टम के बाद मिलता है, मगर ये जो मिला है, ये जहाँ पर गाय ग्रेजिंग जाती है और खुले में बैठती है वहाँ पर ही मिला है अब तक। ऐसा कहीं नहीं मिला है कि जहाँ मैं जो देखा हूँ कि जहाँ पर 24 घंटा गाय बांध के रहती है, वहाँ ऐसा सुनाने और दिखाने में। ये जो मेरे पास है, ये मेरी गाय चरने जाती है तब मिला है। मेरे पास में गाय 6 साल से है और 5 साल पूरी बांध के थी गाय और एक लिमिटेड जगह में थी बाउंड्री में। अब जो मेरी गाय है खुली ग्रेजिंग जाती है, उसमें से एक गोरोचन वहाँ मिला है और एक दूसरा मेरे मित्र ने मुझे पूजा के लिए दिया है। और दूसरे में यहाँ पर देखिए आप गोरोचन बताता हूँ मैं, ये मेरे मित्र का है और ये मेरी गाय ने दिया है। ये जो गोरोचन है, जब हम इसका अभिषेक करें बाद में इसको गौर से देखें, ओम जैसी ब्लैक कलर की धारियाँ हैं इस पर 3-4 जगह आप देख सकते हैं। इस पर गोरोचन पे आप गोरोचन हाथ में लेके देखिए, उसको कैमरा आपको दिखेगा ओम जैसा इस पर ब्लैक कलर में 3-4 जगह पर। और गोरोचन एक ऐसी चीज़ है जिसमें बताया जाता है कि मरे हुए आदमी को भी ज़िंदा कर सकता है, मगर उसको कैसे और क्या प्रोसीजर है वो तो हमें तो मालूम नहीं है। और इतना तो ये बात तो पक्की है कि गाय से जब कोई चीज़ मिलती है तो वो मामूली नहीं है, वो कुछ ना कुछ विशेष है अपने आप में।
हम तो इसको सिर्फ पूजा करते हैं, अपने लॉकर में रखते हैं, सेफ में। बस साल में 1-2 बार इसकी पूजा निकाल कर अभिषेक करते हैं, जैसा गौ माता का जो कोई विशेष दिन होता और गोपाष्टमी होती है कृष्ण, तो उस टाइम पे जब इसकी पूजा करते हैं फिर वापस लॉकर में सेफ में रख देते हैं उस ये नीचे वाले पे ब्लैक कलर की धारियों में वो इस पे नहीं है। इसमें भी है। हाँ नहीं, बहुत से नहीं। देखा मैंने। हाँ, इसमें आपको एकदम क्लियर है, आप देख सकते हैं और देख लिया मैंने। इसमें क्लियर है, जूम करके आप देख सकते हैं ओम पे। और एकदम हल्का सा पत्थर के जैसा कलर दिखेंगे, आप उठाएंगे तो हल्का सा रहेंगे, उसमें कुछ महसूस ही नहीं होगा क्या उठाए हम। So we have known now the gochar and how to produce it. Only when your cows are happy, अगर आपकी गाय खुश है तभी ये गोचर में आएगा। हाँ, ये बात सही है। दूसरी गायों के मुँह से नहीं निकलता है। नहीं Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sitaram, 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 Sitaram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sitaram, 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 Sitaram. Sitaram, 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 Sitaram.